यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने केस स्टडी की थी और केस स्टडी में हमने जो क्वेश्चन था जिसमें डबल टैक्सेशन रिबेट वाला क्वेश्चन था, सेक्शन 91 वाला था, वो अपन ने किया था। तो देखो, हर केस स्टडी में आप देखोगे ना तो कम से कम 2 टॉपिक कवर हो रहे हैं। जैसे ये केस स्टडी हमने जो की थी उसमें आपका टॉपिक कौन सा कवर हो रहा था? एक तो ब्लैक मनी हो रहा था, मेजर पोर्शन ब्लैक मनी से था, और एक डीटीडब्ल्यूए कवर हो रहा था। कुछ मॉडल टैक्स कन्वेंशन से रिलेटेड भी चीजें थी जो अपन आगे आज पढ़ने वाले हैं, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अब एक चीज समझना, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड दैट टॉपिक इज अ ओवरव्यू ऑफ द मॉडल टैक्स कन्वेंशन। आप मुझे बोलोगे सर ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या होता है, समझने की कोशिश करना। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है बट बड़ा ही इंटरेस्टिंग का टॉपिक है। दैट इज द मॉडल टैक्स कन्वेंशन। इसको अपन एमटीसी भी बोल सकते हैं, एमटीसी, मॉडल टैक्स कन्वेंशन। अब आप मुझे बोलोगे ये कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? तो कन्वेंशन का मतलब ही होता है तुम्हारा टैक्स ट्रीटी या फिर डीटीडब्ल्यूए। जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट है या टैक्स ट्रीटी है उसी को अपन बोलते हैं कन्वेंशन, और यू कैन से दैट द टैक्स कन्वेंशन। तो मॉडल टैक्स कन्वेंशन जो है उसी को अपन बोलते हैं टैक्स ट्रीटी बोलो या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोलो, एक ही बात है। अब ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या है, एक बात बताओ मुझे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया और सिंगापुर वाले आपस में बैठ गए साथ में एक टेबल पे। ये टेबल है और इस टेबल पे बैठ गए इंडिया वाले और सिंगापुर वाले और बोलते हैं चलो यार डबल टैक्सेशन है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करते हैं। और डबल टैक्सेशन को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन सर डबल टैक्सेशन को कैसे अवॉइड करें? तो दोनों ने बोला चलो एक काम करते हैं, हम दोनों है ना एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, एक डीटीडब्ल्यूए बना लेते हैं, एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट बना लेते हैं। तो बोला चलो, इधर मोदी जी बैठे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उधर सिंगापुर के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग बैठे हैं और बोला चलो अभी लिखना चालू करो। तो कैसे लिखे? एक बात बताओ, जब ट्रीटी बनती है, जब अग्रीमेंट बनता है तो उसका कुछ ना कुछ तो मॉडल होना चाहिए ना, उसका कुछ ना कुछ तो परफॉर्मा होना चाहिए ना, उसका कुछ ना कुछ तो सिस्टम होना चाहिए ना। तो वो सिस्टम कहां से लाए? तो उसके लिए मैं बता दूं, मार्केट में 3 तरह के सिस्टम मिलते हैं, 3 तरह के मॉडल मिलते हैं। जिस मॉडल को बोला जाता है, 3 मॉडल होते हैं। वन इज द ओईसीडी मॉडल, वन इज द यूएन मॉडल एंड वन इज द यूएस मॉडल। ये 3 मॉडल जो है, ये 3 मॉडल कन्वेंशन है जो मार्केट में यूज होते हैं। एक बात बताओ, आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाया, तो जब आप पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो क्या हर क्लॉज आप अपने मन से लिखते हो? क्या हर क्लॉज आप डिसाइड करके लिखते हो? क्या हर क्लॉज चलो इसमें ये लिखो, आप ये लिखो, अब ये लिखो? ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली क्या होता है, पार्टनरशिप डीड आपको मिलता है और वो पार्टनरशिप डीड लेके, और नॉर्मली वो पार्टनरशिप डीड को आप एज इट इज अडॉप्ट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज आप उसमें क्या कर सकते हो, कुछ चीजें चेंज कर सकते हो, कुछ चीजें कर निकाल सकते हो। जैसे अथॉरिटी लेटर वगैरह ऑफिस में देखा होगा, एक मॉडल पड़ा रहता है, उसी मॉडल को आप घिसते जाते हो। तो वैसा ही होता है मॉडल टैक्स कन्वेंशन। मॉडल टैक्स कन्वेंशन इज बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द बार्गेनिंग। जब बार्गेनिंग करने बैठते हैं, जब 2 कंट्री बैठी है, इधर मोदी जी बैठे हैं, इधर फॉरेन का वो पर्सन बैठा है, उनके आसपास में सब अपने जो लाइक लोग हैं वो बैठे हैं और वो दोनों आपस में ट्रीटी साइन कर रही है अपनी गवर्नमेंट। तो बार्गेनिंग कैसे स्टार्ट करे कि चलो इस इनकम पे हम टैक्स लेंगे, इस इनकम पे आप टैक्स लेना। क्योंकि ये जो डीटीडब्ल्यूए होते हैं ना, जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होते हैं, वो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट कभी भी कोई टैक्स क्रिएट नहीं करते। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या करते हैं? टैक्सिंग राइट का अलोकेशन करते हैं। टैक्सिंग राइट का अलोकेशन करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि चलो इस इनकम पे टैक्स हम लेंगे, ये इनकम पे सोर्स कंट्री लेगी, ये इनकम पे रेजिडेंट वाली कंट्री लेगी। तो डीटीडब्ल्यूए सब ऐसे काम करता है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं डीटीडब्ल्यूए में आपको वापस लेके चला जाऊं और मैं आपको थोड़ा ब्रीफ दूं डीटीडब्ल्यूए का, तो डीटीडब्ल्यूए में मैंने आपको यह बताया था कि डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पर्सन रेजिडेंट किसी एक कंट्री का है और इनकम जो होती है वो किसी दूसरी कंट्री से होती है, सोर्स कंट्री से होती है, तो सोर्स कंट्री में टैक्स लगता है ड्यू टू द सोर्स रूल एंड रेजिडेंट कंट्री में टैक्स लगता है ड्यू टू द रेजिडेंस रूल। तो सोर्स कंट्री जो है उसमें टैक्स लगता है ड्यू टू सोर्स रूल, रेजिडेंस कंट्री में टैक्स लगता है ड्यू टू रेजिडेंस रूल। तो उस हिसाब से डबल टैक्सेशन होता है। और वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए आपको पता है, मैंने आपको 2 तरह की रिलीफ बताई थी, वन इज द बायलैटरल और वन इज द यूनिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब अपन सेक्शन 91 में देते हैं कि जब डीटीडब्ल्यूए नहीं है तो यूनिलैटरल, बट डीटीडब्ल्यूए है तो फिर डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से बायलैटरल रिलीफ मिलती है। बायलैटरल रिलीफ में आपको पता है, हमने ये बताया था आपको कि 2 तरह से हो सकता है बायलैटरल रिलीफ में।
एक तो तुम्हारा बायलैटरल रिलीफ कैसे दे सकते हैं, एक तो तुम्हारा टैक्स एग्जेम्पशन मेथड और एक टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जेम्पशन मेथड में क्या होता है कि इनकम जो है वो एक कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा, मतलब एक कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगी और दूसरी कंट्री में टैक्स लगेगा। एक कंट्री में एग्जेम्प्ट हो जाएगी और दूसरी कंट्री में टैक्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड टैक्स एग्जेम्पशन मेथड। लेकिन टैक्स क्रेडिट मेथड क्या होता है कि सोर्स कंट्री में जो आप टैक्स पे करते हो, रेसिडेंस वाली कंट्री उसका आपको क्रेडिट दे देती है। जो रेसिडेंस वाली कंट्री है वो आपको उसका क्रेडिट दे देती है, दैट इज कॉल्ड रेसिडेंस वाली क्रेडिट दे देगी, दैट इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट मेथड। अब एक बात बताओ, तो मैंने आपको ये सब चीजें हैं वो DTAA में सिखाई थी। अब अपन यहां तक पहुंच गए कि दो कंट्री जो है वो आपस में मिलकर DTAA कैसे बनाए। चलो बैठ गए मोदी जी और सिंगापुर का बंदा, चालू कहां से करे, कुछ तो बोलो। तो वो क्या होता है, ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन है ना, ये मॉडल टैक्स कन्वेंशन एक बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट है बार्गेनिंग का, बार्गेनिंग करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। और बार्गेन करो, फिर दोनों कंट्री लड़ो और लड़ के फिर आप बनाओ अग्रीमेंट कि चलो ये वाला अग्रीमेंट है वो अपन फाइनल करते हैं करके, ठीक है। अब एक बात समझना, ये मॉडल जो है आप एज इट इज उसको, इसका वर्ड बाय वर्ड भी आप ले सकते हो करके, ठीक है, नहीं तो आप इसमें चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के है वो चेंज कर सकते हैं। तो अपन आज से सीखना चालू करेंगे कि OECD मॉडल क्या बोलता है, UN मॉडल क्या बोलता है और US मॉडल क्या बोलता है। ये तीन मॉडल होते हैं बेसिकली। अब एक बात समझना सर, जो आप बोल रहे हो तीन मॉडल होते हैं, एक मॉडल कन्वेंशन में तीन मॉडल टैक्स कन्वेंशन है। वन इज द OECD मॉडल, वन इज द UN मॉडल एंड वन इज द US मॉडल। ये OECD मॉडल है ना, ये सबसे पुराना मॉडल है। और ये OECD मॉडल जो है ये बेसिकली डेवलप्ड कंट्री ने बनाया था। जो डेवलप्ड कंट्री थी जैसे यूके वगैरह है, यूके है, यूएसए है, ये सब डेवलप्ड कंट्री थी और इन्होंने सबसे पहला जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाया था दैट इज द OECD मॉडल। मैं बता दूं, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ OECD। इंडिया OECD का पार्ट नहीं है, इंडिया UN का पार्ट है। जो UN मॉडल है उसका पार्ट इंडिया है। तो ये OECD मॉडल क्यों बनाया था, तो जो डेवलप कंट्री थी ना, उन्होंने आपस में मिलके एक OECD मॉडल बनाया और उस मॉडल में ये लिखा कि जो टैक्स लेने का राइट रहेगा ना, वो टैक्स लेने का राइट हम रेजिडेंट वाली कंट्री को देंगे, सोर्स वाली कंट्री को बोलेंगे बाबा जी का ठुल्लू। सोर्स वाली कंट्री को हम राइट नहीं देंगे, हम राइट देंगे वो रेजिडेंट वाली कंट्री को देंगे। तो हमेशा ये यूएस वाले वगैरह क्या चाहते हैं, ये यूएस है, यूके है, कनाडा है, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, तो वो क्या चाहते हैं कि अगर मान लो कोई बंदा कनाडा का है या कोई बंदा यूके का है या कोई बंदा यूएसए का है, रेजिडेंट है वहां का, और अगर उसको किसी छोटी कंट्री से इनकम होती है तो वो चाहते हैं छोटी कंट्री में टैक्स ना मिले, सिर्फ हमको टैक्स मिले। तो जो डेवलप्ड कंट्री होती है, जैसे आपको पता रहेगा जो अंग्रेजों के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहां की थी, यूके थी, फिर उन्होंने इंडिया वगैरह में उसको एस्टेब्लिश किया था, बट वहां की कंपनी थी। वो क्या करते थे, डंप करते थे और जो गुड्स वगैरह है वो फॉरेन कंट्री में भेजते थे, इनकम बाहर से कमाते थे, बट जो छोटी छोटी कंट्रियों को टैक्सिंग राइट नहीं देते थे। टैक्सिंग राइट होता था वो रेजिडेंट कंट्री के पास में होता था। तो दैट इज द OECD मॉडल। लेकिन जो UN मॉडल है ना, UN मॉडल बड़ा ही अच्छा मॉडल है। UN मॉडल क्या करता है पता है, UN मॉडल क्या करता है कि चलो कुछ इनकम पे टैक्स है वो सोर्स वाली कंट्री ले ले और कुछ इनकम पे टैक्स है वो रेजिडेंट वाली कंट्री ले ले। ऐसे रेजिडेंट को पूरा राइट नहीं देते, कुछ इनकम पे सोर्स वाली कंट्री को देते हैं, कुछ इनकम पे रेजिडेंट वाली कंट्री को देते हैं। मतलब यहां सोर्स वाली कंट्री को भी वैल्यू दिया जाता है कि चलो सोर्स वाली कंट्री भी इनकम पे टैक्स ले, क्योंकि अल्टीमेट आपके रिसोर्सेज सोर्स वाली कंट्री में यूज हुए हैं, तो सोर्स वाली कंट्री भी टैक्स ले। दैट इज कॉल्ड योर UN मॉडल। और ये OECD मॉडल है ना, ये OECD मॉडल बेसिकली US का अलग ही मॉडल है। अब US है ना, US क्या करता है पता है, जिन जिन के साथ में अग्रीमेंट करता है तो वो हमेशा US मॉडल, उनके मतलब घर का राज है, बड़ा बड़े बड़े लोग होते हैं करके, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें। तो उन्होंने अपना मॉडल टैक्स कन्वेंशन ही अलग बना दिया। वो बोलते हैं हम ना तो OECD को ऑप्ट करेंगे ना हम UN को करेंगे, हम अपना अलग ही मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड US मॉडल टैक्स कन्वेंशन। और US मॉडल टैक्स कन्वेंशन जब भी USA किसी के साथ अग्रीमेंट करता है, जैसे यूएसए ने किसी कंट्री के साथ अग्रीमेंट किया तो यूएसए नॉर्मली US मॉडल है वो फॉलो करवाते हैं करके, ठीक है। तो देखो मैंने बोला तीन मॉडल है, तीन मॉडल टैक्स कन्वेंशन है, मींस तीन फॉर्मेट है, तीन परफॉर्मा है, तीन मॉडल है करके, ठीक है। वो तीन मॉडल में से आप कोई भी मॉडल उठाओ और फिर बार्गेनिंग करना चालू करो, कुछ चीजें हटाओ कुछ चीजें जोड़ो। ऐसा ये मॉडल है, सिर्फ ये सैंपल्स है करके, ठीक है। ये जो तीन है ये सैंपल्स है DTAA बनाने के, ऐसा नहीं है कि ये बाइंडिंग होंगे। आंसर इज नो। आप अपने हिसाब से DTAA बनाते टाइम आप चेंजेस कर सकते हो। इंडिया नॉर्मली जो फॉलो करता है वो UN मॉडल फॉलो करता है, हम जो है वो UN मॉडल फॉलो करते हैं। डेवलपिंग कंट्री है तो वो हमेशा चाहती है कि सोर्स कंट्री में भी टैक्स मिले, तो हम नॉर्मली UN मॉडल है उसको फॉलो करते हैं। तो देखो मॉडल टैक्स कन्वेंशन के बारे में क्या दे रखा है यहां पे, उसके बाद जो ऊपर दे रखा है वो अपन पढ़ेंगे। मॉडल कन्वेंशन
ओईसीडी मॉडल। और ओईसीडी मॉडल क्या बोलता है समझना, द ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज, ये डेवलप्ड कंट्रीज में रहती है करके, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है, दैट इज द ओईसीडी मॉडल। एडवोकेट्स रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन। रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन का मतलब होता है कि जो कंट्री रेजिडेंस वाली है वो ही टैक्स लेगी, जो कंट्री रेजिडेंस वाली है वो टैक्स लेगी, सोर्स वाली कंट्री को ये टैक्स लेने का राइट नहीं देंगे। रेजिडेंस, ये मतलब एडवोकेट करता है रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन कि जो ही कंट्री क्या रेजिडेंट कंट्री, आई कैन टेक वन एग्जांपल, इधर देखो, जैसे यूके है, यूके का एक कंपनी है जिसका नाम है, मान लो यू कैन एग्जांपल ऑफ द यूनिलीवर, यूयूएल, यूनिलीवर, दैट इज द यूके यूनिलीवर लिमिटेड। अब एक बात समझना, यूनिलीवर को क्या होता है, इंडिया से मान लो इनकम होती है और ओईसीडी मॉडल फॉलो करते हैं, तो ओईसीडी में बेसिकली क्या होता है, ये लोग एडवोकेट्स क्या करते हैं पता है, ये लोग किस चीज को प्रमोट करते हैं कि जो तुम्हारी रेसिडेंट्स वाली कंट्री है ना वो टैक्स ले, सोर्स वाली कंट्री को टैक्स ना मिले या कम मिले, मींस मोर फोकस टू द रेजिडेंस कंट्री, क्योंकि डेवलप्ड नेशन यही चाहेंगे भाई। डेवलप्ड नेशन को पता है कि अल्टीमेटली जो पैसा है वो डेवलप्ड नेशन का ही तो डेवलपिंग कंट्रीज में कहीं पे यूज होने वाला है, तो वो चाहेंगे टैक्स है वो हमको मिले, तो इसके लिए उन्होंने ओईसीडी मॉडल बना रखा है। अब एक चीज समझना, यूएन मॉडल क्या बोलता है, द मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। जब डेवलप और डेवलपिंग, देखो डेवलप कंट्रीज के बीच में तो नॉर्मली वो ओईसीडी मॉडल फॉलो करते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में होता है तो वहां पे क्या होता है, यूएन मॉडल फॉलो करते हैं। एंड मोर एम्फेसिस ऑन द सोर्स बेस्ड टैक्सेशन, यहां पे सोर्स बेस्ड टैक्सेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि भैया जहां से सोर्स है उस कंट्री को भी टैक्स मिलना चाहिए करके, ठीक है। यूएस मॉडल कौन सा है, अप्लाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो यूएस मॉडल का यूज है वो करते हैं। तो देखो आ जाओ सब लोग अपनी बुक में और देखो क्या लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में। तो पहले अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन की और उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू एनेबल वेरियस कंट्रीज टू एंटर इनटू द ट्रीटीज विच आर स्टैंडर्डाइज्ड टू द सम एक्सटेंट। ये चाहते हैं कि हर कंट्री के बीच में जो ट्रीटी है वो स्टैंडर्डाइज्ड है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने है ना, इंडिया ने अप्रोक्स 97 ट्रीटी है जो अपन ने साइन की है, जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है। कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी किसको बोलते हैं, दो तरह की डीटीडब्ल्यू होते हैं, दो तरह की ट्रीटी होती है, एक तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी और एक होती है लिमिटेड ट्रीटी। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है, ऐसी ट्रीटी जिसमें हर चीज कवर है, ऐसी ट्रीटी जिसमें हर चीज कवर है, हर चीज कवर है, उसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी। तो जैसे इंडिया सिंगापुर की बात करो या इंडिया मॉरिशस की बात करो, इंडिया यूके की बात करो, इंडिया यूएसए की बात करो, इनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है। मतलब उसमें हर टाइप का इनकम कवर है कि चलो पीजीबीपी की इनकम में ये होगा, ये जो रॉयल्टी की इनकम पे ये टैक्स लेंगे, ये क्या बोलते हैं डिविडेंड पे ये टैक्स लेंगे, रेंटल इनकम पे ये टैक्स लेंगे, कैपिटल गेन पे ये टैक्स लेंगे, तो वहां सब इनकम कवर होती है करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी। और एक होती है लिमिटेड ट्रीटी और लिमिटेड डीटीडब्ल्यू, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। एक बात बताओ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है ना वो लिमिटेड डीटीडब्ल्यू है। इसका मतलब ये होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डीटीडब्ल्यू है वो लिमिटेड डीटीडब्ल्यू है, और उसका मतलब ये होता है कि वहां पे लिमिटेड एक्सटेंट तक ही टैक्स, मतलब लिमिटेड एक्सटेंड वाली चीजें कवर होती है। जैसे इंडिया पाकिस्तान की डीटीडब्ल्यू में बोलूं सिर्फ हमने एयर ट्रैफिक को कवर किया है या शिपिंग बिजनेस को, क्या शिपिंग बिजनेस के केस में कैसे इंडिया पाकिस्तान टैक्स लेगा और एयर ट्रैफिक जो है, एयर ट्रैफिक है उसके बेस में कैसे टैक्स लगेगा, तो सिर्फ हमने दो ही चीजों को कवर किया, बाकी इनकम से रिलेटेड हमारा पाकिस्तान के साथ डीटीडब्ल्यू नहीं है, तो उसको बोला जाता है लिमिटेड डीटीडब्ल्यू। तो मैंने क्या बोला, दो तरह के डीटीडब्ल्यू होते हैं, वन इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड वन इज द लिमिटेड। तो कॉम्प्रिहेंसिव में ऑल काइंड्स ऑफ इनकम कवर होती है और लिमिटेड में सिर्फ लिमिटेड इनकम कवर होती है। क्या चलो एक काम करते हैं, सिर्फ ये इनकम कवर कर देते हैं, लिमिटेड इनकम है वो कवर होती है इन द लिमिटेड डीटीडब्ल्यू। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो देखो आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हाँ, इन ऑर्डर टू एनेबल वेरियस कंट्रीज टू एंटर इनटू ट्रीटी व्हिच आर स्टैंडर्डाइज्ड इन द सम एक्सटेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको ओईसीडी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड यूनाइटेड नेशन, दैट इज यूएन नेशन, have developed certain model tax treaties. These treaties can be used by various countries as a starting point of their negotiation. देखो negotiation चालू करने के टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में वो ट्रीटी को रख सकते हो कि चलो हम ये ट्रीटी है इससे चालू करते हैं नेगोशिएशन विथ अदर कंट्रीज, with other countries, while this model are not legally binding. ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये तो सिर्फ आपको ट्रीटी दे रखी है कि चलो यहां से चालू करते हैं, बाइंडिंग नहीं है।
They have been extensively used by various countries as a reference point while entering into the tax treaty. ये बाइंडिंग नहीं है, ये जस्ट आप एक रेफरेंस दे रहे हो, ये रेफरेंस ले रहे हो कि चलो इस ट्रीटी को अपन इस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं. In some cases they have been incorporated वर्बेटिम विद द माइनर चेंज. बहुत बार ऐसा होता है कि एज इट इज, वर्ड बाय वर्ड. वर्बेटिम का मतलब क्या होता है? वर्ड बाय वर्ड एज इट इज ले लेते हैं कुछ माइनर चेंजेस के साथ में. हाउएवर, in other cases countries have made the suitable changes in the draft model according to their economic environment and commercial and tax consideration. तो बहुत सारी कंट्री तो एज इट इज इसको उठा लेती है, सिर्फ नाम चेंज कर देती है, जैसा आप लोग करते हो. जैसा आप लोग पार्टनरशिप डीड बनाते हो तो किसी का भी पार्टनरशिप डीड उठाया, एज इट इज ले लिया, आपने नाम चेंज कर दिया. अथॉरिटी लेटर बनाते हो ऑफिस में तो लास्ट में नाम चेंज कर देते हो, क्लाइंट का नाम चेंज कर देते हो, बस आप ऐसा ही करते हो करके. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम. एज इट इज आपने ले लिया. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें दिमाग लगाते हैं और बहुत सारी चीजें चेंज करते हैं. आगे क्या दे रखा है? द सिग्निफिकेंट मॉडल कन्वेंशन हैव बीन ब्रीफली डिस्कस हियर अंडर. आपको 3 मॉडल कन्वेंशन के बारे में बोला है, ओईसीडी, यूएन एंड तुम्हारा यूएस. ये ओईसीडी का जन्म कब हुआ तो उसके बारे में इसकी कहानी दे रखी है कि उस टाइम इसका जन्म हुआ था, फिर उसके बाद उन्होंने पहले ये किया, फिर ये लाया, अभी नया मॉडल है जो 2017 में आया. तो लेटेस्ट अभी जो मॉडल है, लेटेस्ट जो फॉर्मेट है, वो मॉडल उन्होंने 2017 में लॉन्च किया, ओईसीडी एज वेल एज यूएन दोनों ने. तो देखो क्या दे रखा है. The emergence of the present form of the OECD Model Convention can be traced back in 1927, when the Fiscal Committee of the League of Nations prepared the first draft model form applicable to all countries. In 1946, the Model Convention was published in the Geneva by the Fiscal Committee of the UN Social and Economic Council, and later by the Organization of the European Economic Cooperation in 1963. ये पहले है ना OEEC जाना जाता था. आपने कभी ऐसे छोटे थे तो कभी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि पहले OECD को OEEC बोला जाता था, दैट इज यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. ठीक है, और उसके बाद में जाके ये OECD बना. However, in 1961 the Organization for Economic Cooperation and Development OECD was established. तो OECD कब बना? 1961 में बना, with developed countries as its member. To succeed the OEEC, and OECD approved the draft presence of OEEC. In 1977, the final draft was prepared in the present form, which has been revised several times, the latest being revised in 2017. जो latest वाला draft है वो 2017 में, तो ऊपर तो वही सब दे रखा है कि भैया ये पहले OECD था, उन्होंने पहली बार वहाँ पे रखा, फिर उसका चेंज होके OEEC को OECD में कन्वर्ट कर दिया ना, ऑल दैट थिंग. अब यहां से समझना ये क्या लिखा हुआ है, ये वही वाली बात है जो अपन ऑलरेडी वहां डिस्कस कर चुके हैं. ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन इज एसेंशियल मॉडल ट्रीटी. ये पहले जो ट्रीटी थी ये डेवलप्ड नेशन के बीच में बनती थी, बिटवीन टू डेवलप्ड नेशन. द मॉडल एडवोकेट्स द रेजिडेंस बेस्ड टैक्सेशन. इसका मतलब इट लेज एम्फेसिस ऑन द राइट ऑफ स्टेट ऑफ रेजिडेंट टू टैक्स द इनकम. मतलब ये जो ओईसीडी है, ओईसीडी वाले सब डेवलप्ड कंट्रीज है वो बनाई उन्होंने, तो उन्होंने उसमें मोर फोकस किस पे रखा? रेसिडेंस वाली, क्योंकि इनको पता था कि अल्टीमेट बड़े बड़े बिजनेसमैन है, ये इनकी कंट्री के रेसिडेंट है. ठीक है, तो इनको अगर दुनिया से इनकम होगी तो रेसिडेंट वाली कंट्री है, उसी को टैक्स लेने का मौका मिलेगा. नेक्स्ट पार्ट, यूएन मॉडल. इन 1968 द यूनाइटेड नेशन सेट अप a ad hoc group of experts from various developed and developing countries to prepare a draft model convention between the developed and developing countries. तो यूएन ने क्या किया? एक ग्रुप, एक एक्सपर्ट का ग्रुप सेटअप किया और उनको बोला कि आप डेवलपिंग के बीच में जो अग्रीमेंट बन सकता है, तो कुछ एक्सपर्ट है वो डेवलप्ड कंट्री से लिए, कुछ डेवलपिंग कंट्री से लिए, और उनको बोला कि भैया आप एक काम करो, एक ड्राफ्ट मॉडल कन्वेंशन बनाओ. इन 1980 द ग्रुप फाइनलाइज द यूएन मॉडल कन्वेंशन in its present form and its further has been revised time to time. और लेटेस्ट वाला जो रिवाइज है वो 2017 में हुआ है. तो यूएन मॉडल एज वेल एज ओईसीडी मॉडल दोनों को रिवाइज किया है 2017 में. द यूएन मॉडल टैक्स कन्वेंशन इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द सोर्स प्रिंसिपल एंड रेसिडेंस प्रिंसिपल. ये बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करता है रेसिडेंस प्रिंसिपल, सोर्स प्रिंसिपल दोनों के बीच में. रेसिडेंट कंट्री को भी राइट देता है, सोर्स कंट्री को भी राइट देता है. हाउएवर इट गिव्स more weight to the source principle as against the residence principle of the OECD Model Tax Convention. UNMC is designed to encourage the flow of investment from developed countries to the developing country. It's take into account sharing of tax revenue with the country providing the capital. तो ये जो है, ये बेसिकली जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन बनाया था, ये बेसिकली इसलिए बनाया था कि डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग कंट्री में पैसा डाले और डेवलपिंग कंट्री को भी राइट मिले.
मतलब डेवलपिंग कंट्री भी टैक्स ले पाए और तुम्हारा डेवलप्ड कंट्री भी टैक्स ले, मीन सोर्स कंट्री भी टैक्स ले और रेसिडेंस कंट्री भी टैक्स ले। द यूनाइटेड मॉडल कन्वेंशन टू बी बैलेंस इन इट्स अप्रोच एज corollary to the principle of taxation at the source. The article of convention are based on the recognition by the source country that taxation of income from foreign capital should take into account expenses allocable to the earning of that income so that income is taxed on the net basis. इस मॉडल टैक्स कन्वेंशन में ये भी लिखा हुआ है कि इनकम जो है ना वो इनकम नेट बेसिस पे टैक्सेबल होनी चाहिए, ग्रॉस बेसिस पे नहीं, कि ग्रॉस इनकम पूरा टैक्सेबल नहीं, नेट बेसिस पे टैक्सेबल होनी चाहिए। टैक्सेशन शुड नॉट बी सो हाई टू डिस्करेज द इन्वेस्टमेंट। टैक्सेशन सोर्स कंट्री में इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कि लोग इन्वेस्ट ही ना करें उस कंट्री में। And it should take into account of the appropriateness of the sharing of revenue with the country providing the capital. जो कंट्री प्रोवाइड कर रही है कैपिटल में, जो तुम्हारा रेसिडेंस कंट्री है उसको भी टैक्स देना चाहिए और सोर्स कंट्री भी टैक्स लेगी, लेकिन मोर जो एम्फेसिस है, मोर जो उन्होंने ज्यादा जोर दिया है वो सोर्स रूल पे दिया हुआ है। इन एडिशन टू द यूनाइटेड नेशन मॉडल टैक्स कन्वेंशन embedded the idea that it would be appropriate for the residence country to extend a measure to relief from double taxation through either a foreign tax credit or an exemption, and also in case of the OECD model tax convention। एक बात समझना, इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सोर्स कंट्री भी टैक्स लेगी, क्योंकि सोर्स को भी पावर दे रखा है, तो सोर्स जब टैक्स लेगी तो रेसिडेंस भी लेगी। अब एक बात समझना, तो यहाँ पे जो रेसिडेंस वाली कंट्री है वो नॉर्मली टैक्स क्रेडिट दे देती है, टैक्स एग्जेम्पशन दे देती है। आपको पता रहेगा, मैंने DTAA पढ़ाते टाइम भी ये बोला था कि जो भी सोर्स कंट्री में आपने टैक्स पे किया, रेसिडेंस वाली कंट्री है उसको क्रेडिट दे देती है। यूएस मॉडल ये अलग ही है, ये इनके घर का राज है यूएस वालों का। दिस मॉडल कन्वेंशन इज यूज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट व्हाइल एंटरिंग इनटू द टैक्स ट्रीटी विद द वेरियस कंट्री। द यूएस मॉडल कन्वेंशन वाज लास्ट रिवाइज्ड इन द 2016, ये एक साल पीछे है। तो ओईसीडी और यूएन है वो 2017 में रिवाइज हो चुका था, बट यूएस वाला है वो 2016 में रिवाइज हुआ था। दिस मॉडल have a significant influence on the international treaty practices and have important common provision. The similarity between this model highlight the area of the consistency. The area of the divergence indicates some critical differences in approach or emphasis which need special focus. These differences are mainly in relation to the taxing right which would be available to the country under domestic law and the extent to which the country should forego under the bilateral tax treaty in order to avoid double taxation and encourage investment करके। The above model convention have been illustration, आप इन्होंने दे रखा है। तो नॉर्मली ये तीनों ट्रीटी के जो मॉडल है ये नॉर्मली सेम ही है, नॉर्मली कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसमें, बट कहीं कहीं पे फर्क है, कहीं कहीं पे फर्क है। जब अपन एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ फर्क है। तो एक बात समझना, उसके अगले पेज पे आप देखोगे 9.4 पे, तो आपको दोनों मॉडल के आर्टिकल दे रखे। क्या दे रखे? आर्टिकल। अब एक बात समझना, तो ओईसीडी मॉडल कंटेन द 8 चैप्टर, जो ओईसीडी मॉडल है उसमें 7 चैप्टर एंड कंप्राइज ऑफ द 32 आर्टिकल। उसमें 32 आर्टिकल है, जो ये पहला वाला है ओईसीडी, इस ओईसीडी में 32 आर्टिकल है। एंड यूएन मॉडल है उसमें 31 आर्टिकल है और आपका 7 चैप्टर है। तो दोनों में 7 चैप्टर है, लेकिन ओईसीडी वाले में 32 आर्टिकल है और यहां पे 31 आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब क्या? तो आर्टिकल का मतलब मैं आपको बोलूं, आर्टिकल का मतलब आप टॉपिक से ले सकते हो एक बार के लिए। क्या आपको पता रहेगा, अपनी जो बुक होती है उसमें एक होता है टॉपिक, ठीक है? तो यू कैन से दैट देयर आर द टॉपिक करके, या टॉपिक को अपन बोल देते हैं चैप्टर करके, ठीक है? टॉपिक का मतलब चैप्टर हुआ। अब चैप्टर के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल को मैं ये बोल दूं सेक्शन होगा करके, ठीक है? तो यहां पे टॉपिक कितने हैं? यहां पे टॉपिक आपका, अगर मैं दोनों की बात करूं तो 7 टॉपिक है दोनों में, और आपके उसमें सेक्शंस कितने हैं, मतलब आर्टिकल कितने हैं? तो मैं अगर आर्टिकल की बात करूं तो ओईसीडी में 32 आर्टिकल है और यूएन में आपके 31 आर्टिकल है। ओईसीडी में 32 आर्टिकल और यूएन में आपके 31 आर्टिकल है। ओईसीडी में 32 और यूएन में 31 आर्टिकल है। अब एक चीज समझना, ये आर्टिकल जो होते हैं ना, आर्टिकल इज बेसिकली सेक्शन। अब सेक्शन में भी अपने सब सेक्शन आते हैं, तो अपन जब आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल के अंडर क्या आएंगे? पैरा आएंगे। जो आर्टिकल होता है, आर्टिकल के अंडर फिर पैरा आएगा। क्या आएगा? पैरा। तो आर्टिकल और आर्टिकल के अंडर क्या आएगा? पैरा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो आर्टिकल जैसे सब सेक्शन होता है वैसा ही होता है पैरा करके, ठीक है? जब अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखो बेटा,
यहां पे अगर मैं बात करूं चैप्टर की, टोटल 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में जैसे पहला वाला चैप्टर है वो है स्कोप ऑफ कन्वेंशन के, ये कन्वेंशन में क्या क्या आएगा, इस ट्रीटी में क्या क्या आएगा। तो पर्सन कवर्ड, टैक्सेस कवर्ड, कौन कौन से पर्सन कवर होंगे, कौन कौन से टैक्सेस लगेंगे। फिर जो आपका आर्टिकल नंबर 3, 4, 5 है ये डेफिनेशन की बात करता है कि जनरल डेफिनेशंस क्या है, रेसिडेंस का डेफिनेशन क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसको बोलेंगे। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ इनकम, तो मैं बोलूं आर्टिकल नंबर 6 से लेके और आर्टिकल नंबर 21 तक है ना, ये इनकम की बात करते हैं कि भाई रेंटल इनकम पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, बिजनेस प्रॉफिट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, रॉयल्टी पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, डिविडेंड पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी, इंटरेस्ट पे कौन सी कंट्री टैक्स लेगी। ये सब तुम्हारे जो है ये तुम्हारे चैप्टर नंबर आपके 3 में आएगा, दैट इज टैक्सेशन ऑन इनकम। उसके बाद टैक्सेशन ऑफ कैपिटल करके जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें कैपिटल जो है वो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, दैट इज आर्टिकल नंबर 22। जैसे कैपिटल पे कैसे टैक्स लगेगा वो आएगा। एग्जेम्पशन मेथड क्या होता है, क्रेडिट मेथड क्या होता है, ये तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 में आएगा। और ऐसे ही चैप्टर नंबर 6 है उसमें कुछ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मैप करके म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें हैं वो इसमें आती है, स्पेशल प्रोविजन जो होते हैं। और लास्ट में जो फाइनल प्रोविजन होते हैं वो ये होते हैं कि भाई ये कब से चालू हो रहा है ट्रीटी, और ये ट्रीटी का टर्मिनेशन कब होगा, एंट्री इनटू फोर्स कब से है, टर्मिनेशन कब होगा, वो सब चीजें हैं वो लिखी हुई रहती है करके, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो अपन सीखने वाले हैं। तो मैं बताऊं आपके सिलेबस में सर कितने ट्रीटी, आपको सिलेबस में क्या तीनों मॉडल है क्या, आंसर इज नो। आपके सिलेबस में जो यूएस मॉडल है उसको हटा दिया है, ये नहीं है, ये पहले था। जब पहली बार उन्होंने मटेरियल बनाया था मई 2018 के लिए, जब इलेक्टिव का पहला एग्जाम्पल हुआ तो एग्जाम हुआ तो उस एग्जाम में क्या जो मटेरियल था उसमें यूएस मॉडल भी था, बट फिर उन्होंने यूएस मॉडल को हटा दिया बिकॉज बड़ा उन्होंने क्या किया था, एज इट इज तीनों मॉडल है वो यहाँ पे डाल दिए थे, बच्चा उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पाता था, और यूएस मॉडल इज लिमिटेड टू यूएस ओनली, तो उसको उन्होंने हटा दिया। अब आपके सिलेबस में जो है वो एक तो यूएन मॉडल है और एक ओईसीडी मॉडल है, ओईसीडी और यूएन दो मॉडल है करके, ठीक है। आपको मैं ट्रीटी बताऊं ट्रीटी होती कैसी है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ये ट्रीटी मेरे सामने है एक, चलो ये ट्रीटी है, ये अग्रीमेंट है जिसको अपन DTAA बोल सकते हैं या अग्रीमेंट बोल सकते हैं। देखो अग्रीमेंट ये किसके बीच में है तो समझना, ये अग्रीमेंट जो है ये अग्रीमेंट किसके बीच में है, क्या है अग्रीमेंट, तो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये अग्रीमेंट किसके बीच में है, अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ द सिंगापुर, मींस ये सिंगापुर के बीच में अग्रीमेंट है, एंड द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द इंडिया, मींस मैं बोलूं उसको इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है, ये इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, मींस ये ट्रीटी किस लिए बनाई है पता है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन विथ रेस्पेक्ट टू द टैक्सेस ऑन इनकम। मींस जो भी तुम्हारा ये ट्रीटी है, ये ट्रीटी बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ट्रीटी का टाइटल क्या है, इसको मैं बोल दूं टाइटल लिखा हुआ है ये करके, ठीक है। तो टाइटल क्या लिखा हुआ है कि ये अग्रीमेंट जो है वो सिंगापुर और इंडिया के बीच में है, और ये अग्रीमेंट क्यों बनाया है, दिस अग्रीमेंट इज फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। ये अग्रीमेंट जो बनाया है ना, ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए बनाया है, एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन द इनकम। यहां पे जो इनकम टैक्स है अगर उसका मान लो अवॉइडेंस हो रहा है, फिस्कल इवेजन हो रहा है, उसको भी रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, टैक्स अवॉइड कर देते हैं, उसको रोकने के लिए बनाया गया है, दैट इज द टाइटल ऑफ द ट्रीटी। उसके बाद ये कौन सी डेट को कंक्लूजन हुआ था, तो 24 जनवरी 1994 को बनी थी। उसका एंट्री इनटू फोर्स 27 मई 1994 से आया, एंट्री इनटू फोर्स है वो 27 मई 1994 से आया। और ये एप्लीकेबल कौन से ईयर से है, एप्लीकेबल इफेक्टिव डेट कब से रहेगी, तो सिंगापुर के लिए 1 जनवरी 1994 से और इंडिया के लिए 1 अप्रैल 1994 से, बिकॉज इंडिया जो है वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करता है और सिंगापुर है वो कैलेंडर ईयर फॉलो करता है। तो सिंगापुर के लिए 1 जनवरी 1994 से एप्लीकेबल है और इंडिया के लिए 1 अप्रैल 1994 से एप्लीकेबल है। अब एक और चीज समझना, इसमें कुछ प्रोटोकॉल जोड़ते हैं, मतलब एक बार ट्रीटी बन जाती है उसके बाद अगर उसमें कुछ चेंज करना है तो उसमें प्रोटोकॉल जोड़ते हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं। तो अभी एक लेटेस्ट प्रोटोकॉल जोड़ा था जब मोदी जी सिंगापुर गए थे, ये 30 दिसंबर 2016 की है। आपको देखना मोदी जी उस टाइम सिंगापुर का दौरा किया था और सिंगापुर गए तो उन्होंने एक प्रोटोकॉल जोड़ा है, और वो प्रोटोकॉल क्या जोड़ा है, कैसे जोड़ा है, वो आगे आएगा एक जगह जहां मैं इसका रेफरेंस लूंगा और आपको बताऊंगा कि ये मोदी जी ने किया करके। जो सिंगापुर रूट था, मॉरिशस रूट था, उसको खत्म कर दिया उन्होंने।
जो पहले लोग सिंगापुर रूट से इंडिया में आते थे या मॉरिशस रूट से इंडिया में आते थे उसको उन्होंने खत्म किया, और ये 2016 की बात है जब उन्होंने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल जुड़वाया करके, ठीक है। तो चलो ये क्या है प्रोटोकॉल वगैरह वो जोड़ दिया वो। अब एक बात समझना, यहां से ये ट्रीटी चालू होती है, यहां से ये ट्रीटी चालू होती है। अब एक बात समझना, यहां से जब ये DTAA चालू हो रहा है इंडिया सिंगापुर, मैं एग्जांपल लूंगा आपको, ये सब प्रोविजन ये पूरा टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा इंडिया सिंगापुर ट्रीटी को बेस लेके, और इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में बताता जाऊंगा कि कौन सी इनकम पे देखो इंडिया टैक्स ले रहा है, कौन सी इनकम पे सिंगापुर टैक्स ले रहा है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एंड गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं करके, ठीक है। इसका प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, इसको अपन प्रीएम्बल बोलेंगे। प्रीएम्बल यही होता है स्टार्टिंग पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में लिखा है डिजायरिंग टू कंक्लूड एन अग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। मींस ये अग्रीमेंट किस लिए बना रहे हैं पता है, अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, एंड द प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेस ऑन द इनकम। जो इनकम टैक्स में अगर मान लो कुछ अवॉइडेंस हो रहा है, जो फिस्कल अवॉइडेंस हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये लोग ट्रीटी बनाते हैं। हैव अग्रीड एज फॉलोज, ये दोनों क्या क्या अग्रीड हुए, और उसके बाद ये आर्टिकल चलते जाएंगे, उसके बाद ये आर्टिकल चलते जाएंगे। मैं सेक्शन 1 में कौन कौन लोगों पे ये ट्रीटी लगेगी, आर्टिकल 2 आएगा कि भैया यहां पे कौन कौन से टैक्सेस है वो इस ट्रीटी में कवर हो रहे हैं। आर्टिकल 3 है जो डेफिनेशन की बात करेगा, आर्टिकल नंबर 4 है जो रेजिडेंस की बात करेगा, आर्टिकल नंबर 5 है जो पीए की बात करेगा, आर्टिकल नंबर 6 जो है वो तुम्हारा बात करेगा रेंटल इनकम की, आर्टिकल नंबर 7 है जो बिजनेस इनकम की बात करेगा। तो ये ट्रीटी है, ये ऐसे चलती जाएगी। इस ट्रीटी को अपन इतना खोद खोद के देखेंगे करके, ठीक है, एक एक जगह देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ है, और फिर अपन देखेंगे अपन ने मॉडल को लिया था, बट मॉडल में क्या हमने चेंज किया क्या इंडिया सिंगापुर ट्रीटी में, तो वैसे देखते जाएंगे। देखो आपके सिलेबस में ट्रीटी नहीं दी, DTAA नहीं दिया, सिर्फ मॉडल दिए कि ये मॉडल है, नॉर्मली ये आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज आप अगर देखोगे तो आज 90+ ट्रीटीज है जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी है, और अगर मैं ऐसे लिमिटेड ट्रीटी देख लूं तो अप्रोक्स 133 के करीब है, 133 के करीब है जो तुम्हारे ये छोटी छोटी जो टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होते हैं, या फिर जो लिमिटेड जैसे पाकिस्तान के साथ अपनी ट्रीटी है उसको अपन लिमिटेड ट्रीटी बोलते हैं, और वो तो ऐसे गिनोगे तो 140 हो जाएगी। ऑब्वियसली आपके सिलेबस में इतना नहीं दे सकते करके, ठीक है, बिकॉज अपने को एग्जाम देना है और अपने 8 पेपर होते हैं, और ऐसे भी ये पेपर जो है वो ओपन बुक एग्जाम है, और ओपन बुक एग्जाम में कब कब क्या क्या पूछ ले ध्यान नहीं करके, ठीक है। तो और कितना कंफ्यूज करोगे, इसके लिए इन्होंने इतना ही आपको दे रखा है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन के 2 फॉर्मेट दे रखे हैं, और वो फॉर्मेट को अपन आज डिस्कस करना चालू करेंगे। तो देखो यहां पे टाइटल और प्रीएम्बल दोनों में क्या चीजें दे रखी थी, यहां टाइटल और प्रीएम्बल में दे रखी थी कि ये अग्रीमेंट इंडिया और उसके बीच में है, और ये अग्रीमेंट किसके लिए है, अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन। मतलब मेन पर्पस क्या है, अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन के लिए है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, एंड उसके साथ साथ में जो भी तुम्हारा फिस्कल टैक्स इवेजन होता है उसको रोकने के लिए है। चलो अब अपन वापस चलते हैं अपने मॉड्यूल पे, और मॉड्यूल में देखो क्या दे रखा है। तो ये जो है ये सब चीजें दे रखी है, उसके बाद ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर रखा है, और कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द सिग्निफिकेंट आर्टिकल ऑफ द OECD एंड UN मॉडल। अब एक बात बताओ, इंस्टीट्यूट ने भी सब आर्टिकल नहीं दिए, जो जो सिग्निफिकेंट आर्टिकल थे वो आर्टिकल आपको यहां पे सिलेबस में दे रखे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर द comparative analysis of OECD and UN model tax convention has been made in the tabular format। यहाँ पे tabular format में उन्होंने एनालिसिस दे रखा है, हर आर्टिकल का आर्टिकल वाइज आर्टिकल इन्होंने दे रखा है, ठीक है। Such comparative analysis shall enable easy reference and identification of the difference word, जिससे आपको यह पता चले कि दोनों के बीच में कहां कहां डिफरेंसेस है, सेंटेंसेस, क्लॉजेस, पैराग्राफ यूज और ओमिटेड इन द वेरियस आर्टिकल ऑफ दिस मॉडल टैक्स कन्वेंशन। तो पैरेलल दे रखा है कि भैया OECD में क्या बोला है, UN में क्या बोला, US तो है ही नहीं अपने सिलेबस में। The differences in the text of various article of model convention been indicated by appropriate using bold या बोल्ड एंड इटैलिक्स, या बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन करके इन्होंने बताया हुआ है। तो कहीं कहीं पे बोल्ड यूज किया है, कहीं बोल्ड एंड इटैलिक्स यूज किया है, कहीं पे उन्होंने बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन करके वो यूज किया है। अब एक बात समझना, बोल्ड का मतलब क्या है, अंडरलाइन का मतलब क्या है, बोल्ड एंड इटैलिक्स का मतलब क्या है, एंड बोल्ड इटैलिक्स एंड अंडरलाइन है उसका मतलब क्या होता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कंपैरेटिव analysis and article wise para chart has been prepared taking OECD as the base।
मतलब ओईसीडी को लिया है, पहले उन्होंने ओईसीडी को लिया, फिर यूएन में बताएंगे क्या क्या चेंजेस है। मतलब ओईसीडी इज अ बेस और फिर यूएन में बताएंगे कि यूएन में क्या क्या चेंजेस है, क्या एडिशन है, क्या डिलीशन है करके, ठीक है, क्या क्या वर्ड में चेंजेस है। The comparative difference would have been highlighted in the bold in OECD model convention at appropriate places for easy to identification and reading। मतलब जो भी तुम्हारे इन्होंने कंपेरेटिव डिफरेंस वाले जो वर्ड है, दोनों में जो डिफरेंस वाले वर्ड है वो उन्होंने क्या किया हुआ है, बोल्ड में बताया हुआ। किस में बताया हुआ, बोल्ड में। एडिशनल पैराज अगर वगैरह है एज कंपेयर टू ओईसीडी मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन इन यूएन मॉडल, तो उसको उन्होंने बोल्ड एंड इटैलिक्स में बताया हुआ है। एंड चेंजेस इन द वर्ड और फ्रेज और सेंटेंसेस है कंपेयर टू द ओईसीडी मॉडल, वो उन्होंने बोल्ड, इटैलिक्स एंड अंडरलाइन में बताया हुआ। जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वो सब चीजें हैं वो आपकी ऑब्वियसली समझ में आपको आती जाएगी। इन केस वेयर द आर्टिकल, उसके एज फार एज द पॉसिबल आर्टिकल पैरास क्लोज सिमिलर टू दोस ओईसीडी मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन, पैरेलल कॉलम में दे रखा है, दोनों को पैरेलल कॉलम में दोनों में दे रखा है। जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आती जाएगी। इन केस वेयर द आर्टिकल प्रिस्क्राइब्ड इन द ओईसीडी मॉडल एंड यूएन मॉडल आर आइडेंटिकल, अगर दोनों में आइडेंटिकल है मतलब सेम ही है, दोनों में सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। ओनली द टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल हैज बीन मेंशन एंड रिलेवेंट समरी हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब दोनों में आर्टिकल सेम ही है, जैसे दोनों में आर्टिकल सेम ही है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, तो एक ही साथ में वो दोनों में दे दिया, एक ही साथ में दे दिया और उसके बाद में उसकी समरी दे दी। हाउएवर in other cases necessarily brief comment about the differences and other relevant observation have been provided in the summarized manner each clause or para of the various article for facilitating proper understanding of the comparative analysis। अब एक चीज समझना, अपन चीजों को चालू करते हैं और चीजों को चालू करते हैं सबसे पहले सर टाइटल एंड प्रीएम्बल ऑफ द मॉडल टेक्स्ट कन्वेंशन। सबसे पहले टाइटल एंड प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ होना चाहिए। टाइटल एंड प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है, टाइटल एंड प्रीएम्बल का मतलब होता है जो स्टार्टिंग पार्ट, अभी अपन ने देखा था इंडिया सिंगापुर, तो इंडिया सिंगापुर जो था उसमें टाइटल में क्या लिखा था और प्रीएम्बल में दोनों में सेम ही लिखा था। क्या लिखा हुआ था टाइटल में कि इंडिया और सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दे केम टुगेदर, दे मेड द अग्रीमेंट फॉर द अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन एंड द इवेजन जो है वो फिस्कल टैक्स इवेजन है उसको अवॉइड करने के लिए था। तो फिस्कल टैक्स इवेजन को अवॉइड करने के लिए एंड अवॉइडेंस ऑफ द डबल टैक्सेशन उसके लिए उन्होंने बनाया था। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टाइटल ऑफ द ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन रीड एज फॉलोज। तो ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन का टाइटल क्या रखता है नॉर्मली जो ओईसीडी कंट्री फॉलो करती है। देखो, कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ए, यहां स्टेट ए जैसे कंट्री, वहां सिंगापुर और इंडिया था तो यहां पे बोलेंगे स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोलेंगे। वहां कंट्री को कभी भी नाम से यहां नहीं बोला जाएगा, ऑब्वियसली एक मॉडल है तो वहां कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोला जाता है। तो देखो, द कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ द डबल टैक्सेशन with respect to taxes on income and on capital and prevention of the tax evasion and avoidance। तो तुम्हारा ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन बोलता है, ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन बोलता है कि प्रीएम्बल में आपको ये लिखना है कि ये जो कन्वेंशन है ये इंडिया या सिंगापुर के बीच में है या यूएसए या यूके के बीच में है एंड दैट इज फॉर एलिमिनेटिंग द डबल टैक्सेशन विथ रेस्पेक्ट टू द टैक्सेस ऑन इनकम एंड टैक्सेस ऑन कैपिटल। एक बात बताओ, टैक्सेस ऑन इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स। टैक्सेस ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? वेल्थ टैक्स। कैपिटल गेन नहीं, कैपिटल गेन इज नॉट अ टैक्स ऑन कैपिटल, इट इज द टैक्स ऑन द कैपिटल गेन इज बेसिकली टैक्स ऑन इनकम ओनली। टैक्स ऑन कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ टैक्स करके, टैक्स ऑन कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ टैक्स। इंडिया में तो आजकल वेल्थ टैक्स है नहीं करके, ठीक है। और इंडिया सिंगापुर जो DTAA का प्रिम्बल था वहां एलिमिनेशन कर रहे थे डबल टैक्सेशन ऑन द इनकम, जो इनकम पे डबल टैक्सेशन हो रहा था उसी को अवॉइड कर रहे थे। देयर इज नाउ ए स्पेसिफिक रेफरेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ द टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। मतलब ये जो है ये ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव ही है। देखो प्रीएम्बल में क्या लिखते हैं, टाइटल में क्या लिखते हैं कि ये ट्रीटी क्यों बना रहे हैं, व्हाट इज द, स्टार्टिंग से ही पता चल जाए कि भाई ये हम क्यों बना रहे हैं करके, ठीक है। तो देखो क्या लिखा, द कन्वेंशन बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ द डबल टैक्सेशन with respect of taxes on income and capital gain and prevention of the tax evasion and avoidance। There is a now a specific reference to prevention of the tax evasion and avoidance in title 2 emphasize the significance in the model convention। तो ये इन्होंने अभी चेंज किया है करके, ठीक है। अब एक चीज समझना, आगे क्या दे रखा है,
नेक्स्ट पार्ट, द प्रियम्बल ऑफ द ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन रीड एज फॉलोज करके, ठीक है। अब एक बात समझना, जो ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन है उसका प्रियम्बल उन्होंने कैसे दे रखा है। अभी पहले ऐसा होता था करके, ठीक है, ये जो तुम्हारा ऊपर जो था वो टाइटल था, क्या था, टाइटल, ये टाइटल था, और अब अपन देख रहे हैं प्रियम्बल। देखो टाइटल और प्रियम्बल में फर्क, टाइटल मतलब ऊपर का नाम, जैसे अभी अपन ने जो यहां पे देखा था, इधर देखो सब लोग, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन, ये जो ट्रीटी थी, ये सिंगापुर इंडिया वाली, ये जो था ना, ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड टाइटल, ये टाइटल है तुम्हारा, और ये तुम्हारा प्रियम्बल है, ये तुम्हारा प्रियम्बल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर वो अपने आप की ये इच्छा रखते हैं, डिजायरिंग करके, ठीक है, ये इच्छा रखते हैं कि ये अग्रीमेंट बन रहा है, ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए बन रहा है करके, ठीक है, और उसके साथ साथ में जो प्रिवेंशन ऑफ द फिस्कल इवेजन है उसके लिए बन रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है, प्रियम्बल, प्रियम्बल मींस स्टार्टिंग पैरा, टाइटल मींस हेडिंग करके, ठीक है। तो देखो, तो अपन देख रहे हैं आपका ये वाला पार्ट, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले टाइटल में क्या लिखा हुआ है कि टाइटल में आप ये लिखो, कन्वेंशन बिटवीन सो एंड सो कंट्री फॉर द एलिमिनेटिंग ऑफ द डबल टैक्सेशन विद रेस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम एंड कैपिटल एंड प्रिवेंशन ऑफ द टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस। अब एक चीज समझना, इन्होंने प्रियम्बल में बोला कि क्या लिखना है, ये जो चेंज किया ना प्रियम्बल में, कि प्रियम्बल में आप ये लिखो, पहले क्या होता था, टाइटल और प्रियम्बल में सेम ही लिखो। तो भैया आप अगर इंडिया सिंगापुर ट्रीटी जो 1994 के करीब बना था, तो उसमें तो दोनों में सेम ही लिखा हुआ था, लेकिन अब है ना, इन्होंने जो 2017 का मॉडल लाया, ये 2017 के मॉडल में इन्होंने बोला कि आप प्रियम्बल में ये वर्ड्स लिखो, क्या लिखना है प्रियम्बल में, देखना प्रियम्बल में आप क्या लिखोगे, स्टेट ए एंड स्टेट बी मींस दो कंट्री डिजायरिंग, इच्छा रखती है, टू फर्दर डेवलप देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप, वो क्या करना चाहते हैं, अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं, टू एनहांस देयर कोऑपरेशन इन द टैक्स मैटर, टैक्स मैटर्स में अपना कोऑपरेशन एनहांस करना चाहते हैं, इंटेंडिंग टू कंक्लूड अ कन्वेंशन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन को हटाना चाहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टैक्सेस ऑन इनकम एंड कैपिटल, मींस टैक्सेस ऑन इनकम एंड कैपिटल, वहां पे जो डबल टैक्सेशन हो रहा है उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब उसके आगे क्या लिखा है, इतना तो पहले भी लिखा हुआ था, अब आगे देखना, without creating opportunity for non-taxation or reduced taxation through tax evasion or avoidance, including through treaty shopping arrangement, aim to obtain relief provided in the convention for the indirect benefit of resident of third state। इन्होंने क्या किया, ये लोगों ने अब यहां पे प्रियम्बल में ये क्लियरली लिखेंगे प्रियम्बल में, और प्रियम्बल में लिखा हुआ रहेगा कि ये जो ट्रीटी है ना, ये किस लिए है पता है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए, ना कि इसके लिए कि इसकी वजह से आप डबल नॉन टैक्सेशन कर दो। डबल नॉन टैक्सेशन मतलब कहीं पे इनकम टैक्सेबल नहीं हो रही है, ट्रीटी शॉपिंग को अवॉइड करने के लिए है। एक बार वापस पढ़ेंगे इनके लैंग्वेज को, देखो प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है करके, ठीक है, समझना हाँ कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। ये 2017 में जो इन्होंने चेंज किया ना, तब इन्होंने बोला कि प्रियम्बल में आपको ये लिखना है, ओईसीडी वालों ने देखो क्या लिखा, डिजायरिंग टू फर्दर डेवलप देयर इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड टू एनहांस देयर कोऑपरेशन इन द टैक्स मैटर, intending to conclude a convention, ये कन्वेंशन बना रहे हैं for the eliminating of the double taxation, मीन्स डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना चाहते हैं, with respect to taxes on income and capital, without creating opportunity for non-taxation, means without creating opportunity for non-taxation and reduce taxation through tax evasion and avoidance, including the treaty shopping करके, ठीक है। देखो इन्होंने क्या बोला कि ये जो ट्रीटी है ना, ये ट्रीटी क्यों बना रहे हैं, ये ट्रीटी बना रहे हैं अपने जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो दो कंट्री के मजबूत करने के लिए, एनहांस करने के लिए, और ये ट्रीटी का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना, लेकिन विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉन टैक्सेशन, मतलब इसकी वजह से नॉन टैक्सेशन ना होना चाहिए, या रिड्यूस टैक्सेशन थ्रू द टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे सर ये इतना सारा लिखने की जरूरत क्या थी, ये क्यों लिखा पता है, क्योंकि एक कंसेप्ट आता है ट्रीटी शॉपिंग। आपने शॉपिंग तो सुना होगा, बट ये ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। ट्रीटी शॉपिंग क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं।
आपने ऐसा सुना होगा, मैंने आपको डीटी में भी बताया था कि ये है इंडिया, 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 और ये है सिंगापुर। अब एक बात समझना, इंडिया और सिंगापुर, इनके बीच में एक ट्रीटी बन गई, इनके बीच में एक DTAA बन गया। अभी तो उसको चेंज करवा दिया मोदी जी ने, बट पहले ऐसा था, इंडिया सिंगापुर एज वेल एज द इंडिया मॉरिशस के बीच में। तो इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक DTAA था। वो क्या बोलता था पता है, कि अगर इंडिया का कोई रेजिडेंट पर्सन है, मींस कोई भी पर्सन एक कंट्री का रेजिडेंट है, एक कंट्री का रेजिडेंट है, वो दूसरी कंट्री में, वो अगर दूसरी कंट्री में जाके कैपिटल गेन कमाता है शेयर मार्केट में, तो सोर्स वाली कंट्री टैक्स नहीं लेगी, रेजिडेंस वाली कंट्री टैक्स लेगी। तो उसकी वजह से होता क्या था कि इंडिया का कोई पर्सन मॉरिशस जाता था और मॉरिशस के शेयर मार्केट में जो पैसा कमाता था उस पे मॉरिशस टैक्स नहीं लेती थी, इंडिया टैक्स लेती थी। और इसका आप रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, यहां पे जो मॉरिशस का रेजिडेंट पर्सन था वो इंडियन शेयर मार्केट में आता था, तो उस वजह से क्या होता था कि इंडिया टैक्स नहीं ले सकती थी। इंडिया इज अ सोर्स कंट्री, बिकॉज इनकम इंडिया से हो रही है, इंडिया टैक्स नहीं लेती थी। कौन सी कंट्री टैक्स लेती थी? मॉरिशस। अब ये इंडिया और मॉरिशस के बेनिफिट के लिए था, बट लोग क्या करते थे, अब एग्जांपल लेता हूं, जैसे एक बंदा है यूके का, एक बंदा है यूके का और उसको इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। अब एक बात समझना, वो अगर डायरेक्ट इंडिया आता है तो उस पे इंडिया यूके ट्रीटी लग जाएगा, और इंडिया यूके ट्रीटी में ऐसा थोड़ी है, इंडिया यूके ट्रीटी में तो टैक्स इंडिया में लगेगा, ऐसा लिखा हुआ है। तो वो क्या करता था, वो देखता था कि मेरे लिए बेनिफिशियल ट्रीटी कौन सी है, मेरे लिए बेनिफिशियल ट्रीटी कौन सी है। तो उसने ढूंढा कि यार मॉरिशस ने इंडिया के साथ कुछ ऐसी ट्रीटी कर रखी है जिसका बेनिफिट मैं उठा सकता हूं। वो बेनिफिट है नहीं उसके लिए, उसको देना नहीं चाहिए बेनिफिट, क्यों दे उसको बेनिफिट यार, वो उसके लिए थोड़ी है ट्रीटी। लेकिन वो क्या करेगा पता है, वो जाता था मॉरिशस में, और मॉरिशस में कंपनी बना देता था, 2 दिन में कंपनी बन जाती थी मॉरिशस में, और मॉरिशस में कंपनी बना के और वो इंडिया में वापस इंडिया में आ जाता था। वो यूके का रेजिडेंट था, लेकिन वो इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी का बेनिफिट ले लेता था। इसको बोला जाता था ट्रीटी शॉपिंग। क्या बोला जाता था? ट्रीटी शॉपिंग। भाई दिस ट्रीटी इज नॉट मेंट फॉर यूके एंड इंडिया, दैट इज ओनली फॉर द इंडिया एंड मॉरिशस के लोगों के लिए। ये ट्रीटी इंडिया और मॉरिशस की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है, इसके लिए ट्रीटी बनाई होगी, या इंडिया सिंगापुर के बीच में ये ट्रीटी है, लेकिन यूके वाला उसका बेनिफिट ले लेता था। दैट इज कॉल्ड योर ट्रीटी शॉपिंग। इसको बोला जाता है ट्रीटी शॉपिंग। अब एक बात समझना, इसको ट्रीटी शॉपिंग बोला जाता था। आप मुझे बोलोगे कि वो यूके वाला मॉरिशस क्यों आता था? क्योंकि मॉरिशस में कैपिटल गेन की टैक्स रेट है वो नील लगती थी। मॉरिशस में कैपिटल गेन की टैक्स रेट नील, तो मॉरिशस में आके और फिर इंडिया में आओ, और जब फिर इंडिया में आप आओगे तो इंडिया में टैक्स लगेगा नहीं ड्यू टू द ट्रीटी, और मॉरिशस में टैक्स लगेगा नहीं क्यों? ड्यू टू द नील रेट। तो मॉरिशस में टैक्स नहीं लग रहा ड्यू टू द नील रेट, और इंडिया में टैक्स नहीं लग रहा ड्यू टू द ट्रीटी। तो उसकी वजह से होता क्या था, दोनों जगह टैक्स नहीं लगता था, मजा आ जाता, ट्रीटी शॉपिंग चलती थी। तो आपने सुना होगा इंडिया में मॉरिशस रूट फॉलो होता था। आपने सुना होगा इंडिया में पैसा मॉरिशस रूट से आता है, तो ये मॉरिशस रूट से ऐसे आता था, ये मॉरिशस रूट से आता था। इसी को बोला जाता है ट्रीटी शॉपिंग वर्ड। मैं आपको बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग वाला जो बेप्स का टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां बेप्स में ट्रीटी शॉपिंग के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसे होती है ट्रीटी शॉप। इसको ट्रीटी शॉप कर दिया आपने, जो ट्रीटी तुम्हारे लिए है ही नहीं, जो ट्रीटी तुम्हारे लिए इंटेंडेड नहीं है, उस ट्रीटी को आप शॉप कर जाते हो। दैट इज कॉल्ड ट्रीटी शॉपिंग करके, दैट इज कॉल्ड ट्रीटी शॉपिंग। अब एक और चीज समझना, होता क्या है कि जब ये ट्रीटी शॉपिंग करते थे तो इसको लेके जो बेप्स के एक्शन प्लान है, आपको मैं बताऊं, बेप्स के एक्शन प्लान ऑलरेडी मैं आपके साथ 3-4 एक्शन प्लान तो डिस्कस कर चुका हूं, और जिस दिन मैं बेप्स वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक एक ही दिन में हो जाएगा, क्योंकि आपके पास साथ में ऑलमोस्ट बहुत सारे एक्शन प्लान में डिस्कस कर चुका हूं। कौन कौन से? जैसे आपको पता है बेप्स का एक्शन प्लान में ऐसा बोला था, इक्वलाइजेशन लेवी लाओ। तो इक्वलाइजेशन लेवी बेप्स का पहला एक्शन प्लान था, और वो पहले एक्शन प्लान में ऐसा लिखा हुआ था कि आप इक्वलाइजेशन लेवी लाओ, और जिसकी वजह से ये डिजिटल वाले ट्रांजैक्शन है उसको पकड़ो, या फिर आप सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो क्रिएट करो। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला अपन ने बिजनेस कनेक्शन में पार्ट सीखा था, और इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाला पॉइंट डाला, लेकिन अभी तक उसके लिए डाउनलोड ऑफ डेटा का ट्रांजैक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितने यूजर होने चाहिए करके, ठीक है, कितने यूजर होने चाहिए पबजी वगैरह के, तो वो अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो दैट वाज बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 1। ऐसे ही बेप्स का एक्शन प्लान नंबर 4 था, वो इंटरेस्ट का लिमिटेशन वाला।
कि जब भी आप एसोसिएट एंटरप्राइज को इंटरेस्ट पे करोगे तो 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक रेशियो डाल दो। और वो रेशियो हमने डाला दैट इज 30% वाला, वो रेशियो हमने डाला दैट इज द 30% वाला। ऐसे ही मैं एक्शन प्लान नंबर 13 वेब्स का बताया था, दैट इज द ट्रांसफर प्राइसिंग में कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग लाओ, जिससे पूरे वर्ल्ड की रिपोर्ट पता चल सके, दैट इज कॉल्ड कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग। तो ऐसा ही एक एक्शन प्लान नंबर 6 था वेब्स का। और एक्शन प्लान 6 में यह बोला था कि आप है ना, कोई भी ट्रीटी जब साइन करते हो, कोई भी ट्रीटी साइन करते हो ना, उसके प्रिएम्बल में ऐसा लिखो, उसके प्रिएम्बल जो है वो प्रिएम्बल में ऐसा पहले ही लिख दो कि ये ट्रीटी शॉपिंग के लिए नहीं है। अगर कोई पर्सन ट्रीटी शॉपिंग करते हुए पकड़ा गया तो फिर भैया उसको ये ट्रीटी का बेनिफिट हम नहीं देंगे। तो ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी शॉपिंग के लिए नहीं है, आप उसके प्रिएम्बल में ही लिख लो। तो उसी को ओईसीडी और यूएन ने अडॉप्ट कर लिया और उन्होंने अपना जो 2017 वाला मॉडल जब निकाला, 2017 का मॉडल निकाला, तो उसके प्रिएम्बल में उन्होंने चेंज कर दिया और बोला प्रिएम्बल में ये हम लिख लेते हैं, हम प्रिएम्बल में ही लिख लेते हैं कि भैया ये जो ट्रीटी बन रही है ना, ये ट्रीटी बेसिकली कोई डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, ना कि गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ डबल नॉन टैक्सेशन। मतलब ये ट्रीटी जो है वो डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, ना कि ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि डबल टैक्सेशन ना हो, मतलब कहीं पे टैक्स ना हो, ऐसा नहीं है। या ट्रीटी शॉपिंग के लिए नहीं है ये ट्रीटी, ऐसा आप प्रिएम्बल में ही लिख लो। और मैं बताऊं, अभी इन्होंने प्रिएम्बल में ही लिख लिया। तो अब जब इंडिया नए अग्रीमेंट बनेंगे, अपन अभी तक जितने भी अग्रीमेंट है वो 2017 के पहले के हैं, तो जो नए अग्रीमेंट बनेंगे तो इंडिया भी प्रिएम्बल में ये चीजें लिखेगी, इंडिया भी प्रिएम्बल में यही वाली चीजें है, वो चीजें लिखने वाली है कि ये जो चीजें है वो आपके ट्रीटी शॉपिंग के लिए नहीं है ये अग्रीमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अब आपको समझेगा कि ये ट्रीटी शॉपिंग वगैरह क्या होता है करके, ठीक है। हाँ, इधर देखना सब लोग। देखो वापस मैं पढ़ा रहा हूं एक बार, ये यहां पे जो हमने पढ़ा था कि प्रिएम्बल में क्या लिखना है। तो देखो प्रिएम्बल ऑफ द ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन, प्रिएम्बल में उन्होंने क्या लिखा ओईसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन में, कि स्टेट ए एंड स्टेट बी, स्टेट ए एंड स्टेट बी मतलब दो कंट्री, desiring to further develop their economic relationship and to enhance their cooperation in the tax matter, वो टैक्स मैटर में कोऑपरेट करना चाहती है, intending to conclude a convention for the eliminating of double taxation with respect to taxes on income and capital विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन। मतलब ये कन्वेंशन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगी जिससे टैक्स ही ना लगे, नॉन टैक्सेशन, और reducing taxation through the tax evasion or avoidance including through treaty shopping arrangement aim to obtaining relief provided in the convention for the indirect benefit of resident of third state। मतलब थर्ड स्टेट का कोई रेजिडेंट पर्सन है वो ट्रीटी का बेनिफिट ले, उसके लिए ये नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ नेक्स्ट पार्ट, the title and preamble of UN model। अब UN model is almost identical to that the OECD model। तो UN model के preamble और टाइटल में भी सेम वैसा ही लिखा है। तो OECD model और UN model का दोनों का preamble टाइटल है वो सेम है। The only minor difference is the tax avoidance and evasion in place of tax evasion एंड अवॉइडेंस। सिर्फ फर्क इतना है कि देखो ओईसीडी वालों ने क्या लिखा हुआ है कि भैया प्रिएम्बल में क्या लिखा हुआ था करके, ठीक है, प्रिएम्बल में यहाँ पे जो लिखा हुआ था दैट इज टैक्स इवेजन एंड अवॉइडेंस लिखा हुआ था। क्या लिखा था? इवेजन एंड अवॉइडेंस करके, ठीक है। तो यूएन मॉडल में क्या लिखा हुआ है? पहले टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन, बस इतना फर्क है। उन्होंने क्या किया, इवेजन और अवॉइडेंस ऐसे लिखा हुआ था, तो यूएन वालों ने लिख लिया टैक्स अवॉइडेंस एंड इवेजन करके, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पार्ट। The preamble now clearly indicate that OECD and UN model do not intend to create opportunity for non-taxation or reducing taxation through tax avoidance or evasion, include through treaty the shopping. This language of preamble will help ensuring that the provision of convention are interpreted and applied to prevent abuse, treaty abuse. शॉपिंग अरेंजमेंट, जो आपके शॉपिंग अरेंजमेंट है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम भी करेगी ये ट्रीटी। देखो क्या लिखा हुआ है, द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल वुड हेल्प एंश्योरिंग दैट द प्रोविजन ऑफ द कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब ट्रीटी और DTAA, आर इंटरप्रेटेड एंड अप्लाइड टू प्रिवेंट अब्यूजिव ट्रीटी शॉपिंग अरेंजमेंट। जो ये ट्रीटी शॉपिंग होता है उसको आप क्या करोगे, अवॉइड करोगे, उसको आप हटाओगे। चलो अब एक एक आर्टिकल की बात करेंगे अपन।
significant article of the model convention, significant article of the model convention. Over the year, both model convention have seen lots of convergence, and the language is identical in quite a few articles. However, there are key differences in the approach and language in the some article which we focus for our discussion in the section below. The jurisdiction or country of residence of taxpayer is referred as the residence state, and the jurisdiction or country where the source of income is located is referred as the source state. मतलब जिस कंट्री का पर्सन रेजिडेंट है उसको आगे जाके बोला होगा रेजिडेंट स्टेट, और जिस कंट्री से उसकी इनकम होती है उसको बोला होगा सोर्स स्टेट. एक बात बताओ, मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, मैं जो हूं मैं इंडिया का रेजिडेंट हूं, एंड मान लो मुझे यूके से इनकम होती है, यूके से क्या होती है, इनकम होती है. तो जो यूके है वो कौन सा स्टेट होगा मेरे लिए, सोर्स स्टेट, और इंडिया है वो मेरे लिए क्या होगा, रेसिडेंस स्टेट. अब एक बात समझना, अपन जब भी आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो पहले मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको इंडिया सिंगापुर ट्रीटी से, और उसके बाद मैं देखूंगा कि मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या बोलता है. तो अगर मैं इंडिया सिंगापुर ट्रीटी पे आपको लेके जाऊं और उसमें पहला आर्टिकल देखता हूं, पहले आर्टिकल में लिखा हुआ है पर्सनल स्कोप, कि भाई इसमें कौन कौन से पर्सन कवर होंगे, ये किस किस पे ये लगेगी, पर्सनल कवर, पर्सनल स्कोप, और यू कैन से दैट पर्सन कवर्ड. बेसिकली जो यूएन और ओईसीडी मॉडल है उस मॉडल में लिखा हुआ है पर्सन कवर्ड, ठीक है. यहां पे लिखा हुआ है पर्सनल स्कोप. देखो क्या लिखा हुआ है, दिस अग्रीमेंट शैल अप्लाई टू द पर्सन हु आर रेजिडेंट ऑफ बोथ और वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. मतलब ये ट्रीटी किस पे लगेगी पता है, इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये जो ट्रीटी लेके मैं चल रहा हूं इंडिया सिंगापुर वाली, आप ही बताओ ये किस पे लगेगी. ये जो ट्रीटी है ये ट्रीटी सिर्फ लगेगी अगर कोई पर्सन या तो इंडिया का रेजिडेंट है या सिंगापुर का रेजिडेंट है. इंडिया का रेजिडेंट है या सिंगापुर का रेजिडेंट है उस पे लगेगी, या दोनों कंट्री का रेजिडेंट है. ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बंदा इंडिया का भी रेजिडेंट है, सिंगापुर का भी रेजिडेंट है. मैं मान लो ऐसा हो सकता है इंडिया में बोला है कि 182 डेज से ज्यादा रहोगे तो इंडिया के रेजिडेंट बनोगे. हो सकता है सिंगापुर में यह बोला हो कि आप 15 दिन रहे सिंगापुर के रेजिडेंट बन जाओगे. वहां का लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता है. तो मैं दोनों कंट्री का रेजिडेंट बन गया. तो क्या मैं ट्रीटी का बेनिफिट ले सकता हूं या नहीं? आंसर इज यस, मैं ट्रीटी का बेनिफिट ले सकता हूं. तो ये ट्रीटी किस पे लगेगी, देखो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है, ये किस पे लगेगी, या तो कोई पर्सन इंडिया का रेजिडेंट है, या कोई पर्सन सिंगापुर का रेजिडेंट है, या कोई पर्सन दोनों कंट्री का रेजिडेंट है. लेकिन एक बात बताओ, एक पर्सन मॉरिशस का रेजिडेंट है, क्या ये इंडिया सिंगापुर ट्रीटी उस पे लगेगी क्या? आंसर इज नो, नहीं लगेगी. ये ट्रीटी का बेनिफिट वही बंदा ले सकता है आइदर इज द रेजिडेंट ऑफ इंडिया or resident of Singapore or resident of both the country, either the resident of India or resident of Singapore or resident of the both the contracting state. You got my point or not? Yes. चलो आओ क्या लिखा हुआ है, all people please pay attention. अब अपन देखते हैं उसमें, और उसमें क्या दे रखा है आपके टॉपिक में. सबसे पहला पर्सन्स कवर्ड, वहां पर्सनल स्कोप लिखा हुआ था. अपन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं ना. जब भैया इंडिया सिंगापुर वाले बोला आर्टिकल 1 का नाम क्या देना है, तो यहां पे जो मॉडल टैक्स कन्वेंशन है दोनों, उसमें तो लिखा हुआ है पर्सन्स कवर के किन किन पर्सन्स पे ये लगेगी. वहां पे उन्होंने थोड़ा ऐसे फैंसी लगे उसके लिए बोल दिया पर्सनल कवर करके, ठीक है. हाँ, अब एक बात समझना, मतलब पर्सनल स्कोप उन्होंने लिखा. तो देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन कवर. भाई ये ट्रीटी किस किस पे लगती है, पहली चीज ये अग्रीमेंट लगेगा किस किस पे, तो इसमें भी वही लिखा होगा कि दैट पर्सन इज अ रेजिडेंट ऑफ वन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. तो देखो क्या लिखा हुआ है, दिस आर्टिकल डील विद द पर्सन्स हु शैल बी एलिजिबल टू क्लेम बेनिफिट अंडर द पर्टिकुलर ट्रीटी. मतलब कैसा कौन सा पर्सन है जिसको उस ट्रीटी का बेनिफिट मिलेगा. Since the tax treaty are always agreed upon and signed between two contracting state or countries, the benefit of same will be available only for the person who are resident of one or both of the contracting state. मतलब बेनिफिट है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो बेनिफिट है वो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो पर्सन है वो या तो दोनों कंट्री के या दोनों में से किसी एक कंट्री का रेजिडेंट हो, या तो दोनों कंट्री के या किसी एक कंट्री का रेजिडेंट हो, उसको उस ट्रीटी का बेनिफिट मिल जाएगा. अब एक चीज समझना, इसमें अब ये आर्टिकल 1 है और आर्टिकल 1 के पैरा होते हैं, जैसे अपने सेक्शन के अंडर सब सेक्शन होते हैं ना, तो आर्टिकल 1 इज अ सेक्शन 1 और उसके अब सब सेक्शन है जिसको अपन बोलेंगे पैरास. तो इसका पहला पैरा क्या बोलता है, देखना. ये दोनों मॉडल टैक्स कन्वेंशन 2017 से अमेंडेड है और 2017 है वो उनका लेटेस्ट अमेंडमेंट है, और वो लेटेस्ट अमेंडमेंट वाले अपन पढ़ रहे हैं. देखो क्या लिखा, सबसे पहला
पैरा नंबर 1, दिस कन्वेंशन shall apply to persons who are resident of one or both of the contracting state. Contracting state मतलब कंट्री जो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, जो अग्रीमेंट कर रही है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो एक बात समझना, अप्लाई टू पर्सन। सर आप बोलोगे पर्सन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन? सर पर्सन किसको बोलेंगे, इसमें इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एओपी, बीओआई आएगा या नहीं आएगा? तो पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है कहां पे पता है? पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है, अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 जो है उसमें पर्सन का डेफिनेशन दे रखा है, रेजिडेंट ऑफ वन और मोर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। सर रेजिडेंट्स का मतलब क्या होता है? तो ये मैं पढ़ाऊंगा आर्टिकल नंबर 4 में। आर्टिकल नंबर 4 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, बट आर्टिकल नंबर 4 जाके यही बोलेगा कि रेसिडेंशियल स्टेटस तो आप अपने डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से निकाल दो। जो आपका डोमेस्टिक टैक्स लॉ है, जैसे इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट है, वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से आप रेसिडेंशियल स्टेटस है वो निकाल दो, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से आप निकाल दो। तो देखो मैंने क्या बोला। अब आप मुझे ये भी बोलोगे कि सर अगर कोई पर्सन दोनों कंट्री का रेजिडेंट हो गया तो क्या करेंगे? फिर उसको एक कंट्री का रेजिडेंट मानेंगे, जिसमें आपको पता है डीटी डबल में क्वेश्चन था ऐसा, आरिफ करके नाम था शायद, और उसमें ऐसा था कि वो दो कंट्री का रेजिडेंट था। तो मैंने बोला था रेजिडेंट उसको उस कंट्री का मानेंगे जिस कंट्री में उसका परमानेंट होम है, इकोनॉमिक बेनिफिट है, ऐसा कुछ देखा था पता है, इकोनॉमिक पर्सनल रिलेशनशिप मोर क्लोजर है। वो सब हम आर्टिकल नंबर 4 में सीखने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 4 में सीखने वाले हैं। तो देखो, तो पैरा नंबर 1 क्या बोलता है? दिस कन्वेंशन इज एप्लीकेबल टू द पर्सन रेजिडेंट ऑफ वन और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। नेक्स्ट पार्ट, नोट क्या दे रखा है? Article 1(1) of the OECD model and UN model are identical. The OECD and UN model convention would apply to person who are resident of one or both of the contracting state. अगर मान लो इंडिया सिंगापुर ट्रीटी है, पर्सन यूके का रेजिडेंट है, उस पर नहीं लगेगा। अब एक चीज समझना, ये आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है? ये अभी डाला इन्होंने, ये जो आर्टिकल है ना, ये इन्होंने अभी डाला 2017 वाले अमेंडमेंट में, उसके पहले नहीं था। ये 2017 वाला जो अमेंडमेंट है ये उन्होंने अभी डाला, उससे पहले उन्होंने नहीं डाला था। ये अभी डाला तुम्हारा आर्टिकल नंबर 1 का पैरा नंबर 2। ये जो पैरा नंबर 2 है ना, ये अभी डाला, ये पहले नहीं डाला था। अब एक बात समझना, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। देखो क्या लिखा है, पहली बार पढ़ोगे उसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्या लिखा है ये। देखो क्या लिखा है, एक बार पढ़ते आप समझना क्या लिखा है। इंडिया सिंगापुर में तो ये सब था नहीं, ये अभी मॉडल में डाले हैं, अभी जस्ट 2017 का अमेंडमेंट है ये मॉडल का। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन, मींस इस कन्वेंशन के लिए income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either contracting state shall be considered to be the income of resident of contracting state, but only to the extent that the income is treated for the purpose of taxing that state as the income of resident of that state. मैं बताऊं 6 बार पढ़ लोगे ना तो भी ये समझ में नहीं आएगा कि क्या लिखा है इन्होंने। एक बार वापस पढ़ते हैं, ठीक है? चलो कोशिश एक बार वापस करते हैं और फिर मुझे आप बताना कि इन्होंने क्या लिखा है। बड़ा खतरनाक लिखा है करके, ठीक है? देखो समझना, एक बार और कोशिश करते हैं क्या लिखा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कन्वेंशन, इनकम डिराइव्ड बाय और थ्रू एन एंटिटी और अरेंजमेंट दैट इज ट्रीटेड एज होली और पार्टली फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी as per the tax law of either contracting state shall be considered to be the income of the resident of contracting state, but only to the extent that the income is treated for the purpose of taxing that state as the income of resident of that state. सर एक बात बताओ, हम समझने की कोशिश भी कर ले, लेकिन आप हमको ये बताओ कि ये वर्ड जो बोल रहा है ना बीच में, ट्रांसपेरेंटली फिस्कल एंटिटी, ये क्या है? फिस्कल ट्रांसपेरेंट एंटिटी ये क्या होता है? फिस्कल ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास, ग्लास 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 कांच होता है ना, कांच, कांच ट्रांसपेरेंट रहता है, पता है, देख सकते हैं आप इधर उधर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। मैं आपको समझाता हूं, आपको इजीली समझ जाएगा। इधर देखो सब लोग इधर देखना, आपको इजीली समझ जाएगा कि मैं यहां पे आपको क्या समझाना चाहता हूं। मैं इधर आपको समझाऊंगा और आपको इजीली समझ जाएगी हर चीज। इधर देखना, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो 2 तरह की एंटिटी होती है। एक सेकंड है बेटा, 2 तरह की एंटिटी होती है। जैसे एक तो होती है ट्रांसपेरेंट एंटिटी और एक होती है ओपेक एंटिटी। ट्रांसपेरेंट और ओपेक में क्या फर्क है समझना। जैसे मैं इंडिया की बात करता हूं, एक बात बताओ, इंडिया जो है वो इंडिया क्या करता है? इंडिया में एक पार्टनरशिप फर्म है,
और एक पार्टनर है, मतलब उसके जो एक तो फर्म होती है और फर्म के पार्टनर्स होते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, फर्म जो होती है, फर्म और पार्टनर दोनों अलग अलग माना जाता है, एक ही माना जाता है? इंडिया में एक ही नहीं माना जाता, अलग अलग माना जाता है। एक बात बताओ, जो इनकम होती है फर्म की, किसके हाथ में टैक्सेबल होती है? फर्म के हाथ में टैक्सेबल होती है। जो इनकम होती है, एक बात बताओ, जो इनकम होती है फर्म की, जो इनकम हुई फर्म को, वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल फर्म के हाथ में होती है। फर्म एक अलग एंटिटी है और पार्टनर एक अलग एंटिटी है। पार्टनर अलग है, फर्म अलग है, तो दैट इज कॉल्ड ओपेक एंटिटी। मींस दोनों के बीच में दीवार है, ओपेक है, दोनों दोनों अलग अलग है, ओपेक है करके, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं, बहुत सारी कंट्री ऐसे है लाइक यूके एंड ऑल, वो पार्टनरशिप फर्म को एंटिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। वो बोलते हैं कि पार्टनरशिप फर्म कोई चीज ही नहीं है, पार्टनरशिप फर्म तो है ही नहीं। अगर आपने फर्म बना भी दी, अगर मान लो आपने फर्म बना भी दी, तो बोलते हैं हम फर्म को मानते ही नहीं। जो भी इनकम होती है ना, वो इनकम हमारी कंट्री जो है वो सिर्फ पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल करती है। जो भी पार्टनर्स है वो पार्टनर्स के हाथ में टैक्सेबल करती है। दैट इज कॉल्ड transparent entity, that is fiscally transparent entity. तो here is firm is fiscally transparent entity for UK। यूके वालों के लिए जो फर्म है, वो फर्म क्या है? फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है। क्या है? फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। मींस यहां पे वो एंटिटी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंट है, अल्टीमेट है। वो सीधा आप जाओगे किसके पास? जो अल्टीमेट होल्डर रहेगा वो उसके पास जाओगे। दैट इज कॉल्ड फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। एक और एग्जांपल देता हूं, इधर देखो, एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझेगा, आपको सेकेंड एग्जाम्पल में समझेगा। देखो, हाँ, एक और एग्जाम्पल देता हूं, इधर देखो, सब लोग इधर देखना। एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। अब एक चीज समझना, बीबी लिमिटेड एक कंपनी है और ये बीबी लिमिटेड है ना, ये होल्डिंग कंपनी है। क्या है? होल्डिंग कंपनी। बीबी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी। अब समझने की कोशिश करना, इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है, 100% सब्सिडरी, दैट इज द, मान लो बेबी लिमिटेड। बेबी लिमिटेड, और ये बेबी लिमिटेड है ना, ये सब्सिडरी कंपनी है 100%। 100% इसके शेयर्स है, वो 100% शेयर्स बीबी लिमिटेड के पास है। अब एक बात बताओ मुझे, 100% शेयर है वो किसके पास है? बीबी लिमिटेड के पास है। बीबी लिमिटेड के पास है, तो ये बीबी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी, वो बेबी लिमिटेड सब्सिडरी। एक बात बताओ, अपने इंडिया में दोनों को अलग अलग मानेंगे? अपने इंडिया में दोनों को अलग अलग मानेंगे। होल्डिंग कंपनी अलग है, सब्सिडरी अलग है। तो जो भी बेबी लिमिटेड की इनकम होगी वो बेबी के हाथ में टैक्सेबल होगी, बीबी लिमिटेड की इनकम होगी वो बीबी लिमिटेड के हाथ में टैक्सेबल होगी। दो बोथ आर ओपेक एंटिटी, दोनों अलग अलग एंटिटी है। होल्डिंग सब्सिडरी होने से क्या हुआ? लेकिन मैं बताऊं, बहुत सारी कंट्री क्या करती है पता है? बहुत सारी कंट्री जो है, यहां पे जब 100% होल्डिंग कंपनी जो होती है ना, वो 100% होल्डिंग कंपनी जो होती है, वो 100% होल्डिंग कंपनी जो होती है ना, वो होल्डिंग कंपनी के हाथ में इनकम टैक्सेबल करती है और बोलते हैं सब्सिडरी कंपनी तो है ही नहीं। मतलब सब्सिडरी कंपनियां, बेबी लिमिटेड को इनकम हुई मान लो 5 करोड़ की, तो बेबी लिमिटेड को जो 5 करोड़ की इनकम हुई, वो बोलते हैं बेबी लिमिटेड से मतलब ही नहीं है, बेबी लिमिटेड इज ट्रांसपेरेंट एंटिटी। अल्टीमेट एंटिटी इज अ होल्डिंग कंपनी एंड वी विल टैक्स द इनकम इन हैंड्स ऑफ होल्डिंग कंपनी ओनली। दैट इज कॉल्ड योर फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। तो सब्सिडरी कंपनी को यहां फिस्कली ट्रांसपेरेंट बना दिया। 100% फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी मींस 100% सब्सिडरी इज ट्रीटेड एज फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। लेकिन मैं बताऊं, बहुत सारी जो कंट्री है वो पार्टनरशिप फर्म को फिस्कली ट्रांसपेरेंट मानती है। वो बोलती है फर्म कुछ है ही नहीं, फर्म कुछ है ही नहीं। अल्टीमेट फर्म जो है वो फर्म पास थ्रू स्टेटस जाएगा, फर्म के हाथ में कुछ नहीं होगा। अल्टीमेट टैक्सेबल होगा वो किसके हाथ में होगा? पार्टनर के हाथ में। दैट इज कॉल्ड फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, मैं अब आपको लेके चलता हूं पैरा नंबर 2 जो मैंने आपको पढ़ाया बट अपने को समझ में नहीं आएगा, उसके कंटेक्स्ट में मैं आपको अब चीजें बताता हूं, ठीक है? अब मैं जो चीजें बताऊंगा वो उसके कंटेक्स्ट में बताऊंगा। आप इधर देखना, इधर देखना सब लोग, हाँ सब लोग इधर देखना। सब लोग इधर देखना, हाँ भाई सब लोग इधर देखना। होता क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। हाँ, ये एक कंट्री है जिसका नाम है यूके, और यूके में एक फर्म है, यूके में एक फर्म है जिसको मैं बोल सकता हूं
एबीसी फर्म, एबीसी फर्म, ठीक है। और इस एबीसी फर्म के यूके में फर्म है जिसका नाम है एबीसी फर्म। अब एक बात समझना, एबीसी फर्म के 3 पार्टनर है, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। 3 पार्टनर है किसके? एबीसी फर्म के। अब ये यूके की फर्म है। कहां की है? यूके की। अब एक चीज समझना, जो ए और बी जो है ये मान लो रेजिडेंट है यूके के। रेजिडेंट किसके के है? यूके के। लेकिन जो सी है वो मान लो रेजिडेंट है पाकिस्तान का। पाकिस्तान का। कहां का रेजिडेंट है? पाकिस्तान। और तीनों इक्वल पार्टनर है। ये जो तीनों पार्टनर है ये इक्वल पार्टनर है। इक्वल पार्टनर मींस 1:1:1। क्या बोला? 1:1:1। 1:1:1, दैट इज कॉल्ड इक्वल पार्टनर। अब एक चीज समझना आप लोग, इधर देखना, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। हुआ क्या, ये यूके वाली फर्म है, इसको इंडिया से, ये अपना है इंडिया, यहां पे समझना, मैं जो समझाना चाहता हूं उस पे पहुंचना। इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है बीबी लिमिटेड। बीबी लिमिटेड इंडिया का कंपनी है। अब एक बात समझना, बीबी लिमिटेड जो है वो इंडिया का कंपनी है और बीबी लिमिटेड से ये जो यूके का फर्म है इसको रॉयल्टी जा रही है और रॉयल्टी है वो 3 करोड़ रुपए का पेमेंट किया, 3 करोड़ रुपए का रॉयल्टी। सो हियर बीबी लिमिटेड इज पेइंग रॉयल्टी टू द यूके का फर्म दैट इज एबीसी फर्म ऑफ द 3 करोड़। 3 करोड़ रुपए का हमने रॉयल्टी दिया किसको? यूके का फर्म को। और हमने जो है उनसे कुछ नो हाउ लिया था, दैट नो हाउ इज यूज्ड इन इंडिया। मतलब उससे हमने कोई नो हाउ वगैरह लिया था, दैट नो हाउ जो था दैट इज यूज्ड इन इंडिया, इंडिया में यूज्ड हुआ था। अब एक बात बताओ, उस यूके वाली जो फर्म है, अब यूके क्या करता है पता है? फर्म को फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी मानता है, मतलब एफटीई मानता है, फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। यूके बोलता है फर्म कुछ है ही नहीं। यूके बोलता है कि फर्म जो है वो फर्म तो कुछ है ही नहीं, फर्म तो ट्रांसपेरेंट है, फर्म तो कुछ है ही नहीं करके, ठीक है, अल्टीमेट है वो पार्टनर है। अब एक बात बताओ, होता क्या है कि जो इंडिया और यूके का अग्रीमेंट है, इधर देखना सब लोग, इंडिया और यूके का जो अग्रीमेंट है DTAA, उस DTAA में यह लिखा हुआ है, उस DTAA में यह लिखा हुआ है कि जो भी सोर्स कंट्री है, सोर्स कंट्री, वो रॉयल्टी पे टैक्स लेगी, रॉयल्टी पे टैक्स है वो 5% ले सकती है, ऐसा सोर्स कंट्री में उसमें लिखा हुआ है DTAA में। समझना, एग्जाम्पल को समझना। हुआ क्या, एक इंडिया है, एक यूके है। यूके में एक फर्म है जिसका नाम है एबीसी फर्म, और वो एबीसी फर्म फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है यूके के लॉ के हिसाब से। यूके के लॉ के हिसाब से जो है वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है। लेकिन इंडिया है उसको ओपेक एंटिटी मानता है। इंडिया वाले तो टैक्स फर्म से ही लेंगे क्योंकि फर्म को रॉयल्टी जा रही है। अब एक बात बताओ, वो फर्म ने इंडिया में नो हाउ दिया था और नो हाउ के लिए उसको रॉयल्टी मिल रहा है, और आपको मैंने सेक्शन 9 में बताया था कि अगर रॉयल्टी होती है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, ठीक है, और उस पर इंडिया में टैक्स लगेगा। तो जो भी फर्म है उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, वो फर्म है वो उसको इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, फर्म जो है वो क्या DTAA का बेनिफिट ले सकती है या नहीं? बट फर्म इज अ फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी। फर्म जो है वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है। कौन सी कंट्री के लिए? यूके के लिए। बट अपने लिए तो भैया फर्म है, अपने लिए ओपेक एंटिटी है। इंडिया वालों के लिए वो फर्म इज ओपेक एंटिटी, बट फॉर यूके के लिए इट इज अ ट्रांसपेरेंट एंटिटी। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि DTAA बोलता है कि रॉयल्टी पे 5% की रेट से टैक्स लगेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये जो फर्म है, ये क्या फर्म वहां की यूके की रेजिडेंट है? तो क्वेश्चन इज दैट क्या फर्म जो है वो पूरे 3 करोड़ पे यहां पे DTAA का बेनिफिट ले सकता है या नहीं? DTAA में लिखा हुआ है 5% से टैक्स लगेगा। राइट आंसर इज नहीं ले सकता, अगर वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है। तो अगर वो फर्म फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है तो 5% का बेनिफिट नहीं ले सकता पूरी इनकम पे। वो कितने पे ले सकते हैं पता है? जितने पार्टनर उस कंट्री के रेजिडेंट है।
तो एक बात बताओ, आप बताओ, ये जो फर्म है उस फर्म के कितने पार्टनर यूके के रेजिडेंट है? तो यूके के रेजिडेंट 2 है, तो 2 पार्टनर से प्रोपोर्शनेट जो उनके हिस्से का इनकम है उस पे डीटीडबलए का बेनिफिट ले सकते हैं, बट जो पाकिस्तान का रेजिडेंट मिस्टर सी है उसके हिस्से पे डीटीडबलए का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया टैक्स लेते टाइम फर्म को बोलेगी कि फर्म अगर वहां फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है तो फर्म की जो 3 करोड़ की इनकम है, आउट ऑफ 3 करोड़ 2 करोड़ की इनकम पे 5% से टैक्स लगाएंगे डीटीडबलए के हिसाब से। 2 करोड़ पे 5% से टैक्स लगाएंगे एज पर डीटीडबलए, और रिमेनिंग 1 करोड़ पे टैक्स लगाएंगे वो हम नॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लगाएंगे, बिकॉज डीटीडबलए उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है उस पर डीटीडबलए लगेगा, डीटीडबलए का बेनिफिट ले सकता है, बट वो उतना ही ले सकता है जितना उस एंटिटी के कंट्री के पार्टनर कितने रेजिडेंट है। तो इन सिंपल वर्ड वापस बोल रहा हूं, फर्म है वो यूके का है और फर्म फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है, मींस फर्म जो है वो एकदम कांच है, फर्म है ही नहीं करके अल्टीमेटली पार्टनर है जो उस कंट्री में। अब उसको फर्म को इंडिया से इनकम होता है रॉयल्टी का, और रॉयल्टी का इनकम होता है, उसके 3 पार्टनर है, 2 यूके में है और एक कहां का है, पाकिस्तान का। 2 यूके के है, एक पाकिस्तान का है। तो क्वेश्चन इज दैट क्या फर्म जो है वो क्या पूरी रॉयल्टी पे बेनिफिट डीटीडबलए का ले सकता है? आंसर इज नो। फर्म जो है वो सिर्फ उस कंट्री के रेजिडेंट कितने पार्टनर है उतने हिस्से पे डीटीडबलए का बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी पे नहीं ले सकते। तो इन दिस एग्जांपल में अगर बोलना चाहूं आपको, इन दिस एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा, इन दिस केस फर्म कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ दिस डीटीडबलए ऑन रॉयल्टी ऑफ ₹2 करोड़ ओनली। मीन्स 2 करोड़ पे 5% से इंडिया में टैक्स भर दो डीटीडबलए के हिसाब से, बट बाकी वाले पे आपको नॉर्मल टैक्स रेट जैसे 10% जाता है 115A में, वो पे करना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, अब एक बार यहाँ पे क्या दे रखा है वो समझने की कोशिश करते हैं। ये आपको चाहिए तो इसका फोटो ले लो एक बार, अगर आपको इसका चाहिए तो फोटो ले लो एक बार, चाहिए तो फोटो ले लो इसका एक बार। चाहिए तो फोटो ले लो इसका। लिया? हाँ। अब एक बात समझना, देखो क्या लिखा हुआ है। पहले मैं इसका जो नोट्स दे रखा है समराइजर है वो मैं पढ़ाता हूं, और उसके बाद ऊपर क्या दे रखा है वो पढ़ाऊंगा। समराइजर में क्या दे रखा है? आर्टिकल नंबर 1 का पैरा नंबर 2, OECD एंड UN मॉडल कन्वेंशन आर आइडेंटिकल. It addresses the situation of the income of entity or arrangement that one or both contracting state treat a wholly or partly fiscally transparent for tax purpose such as a trust या partnership firm वगैरह वगैरह. The concept of fiscally transparent का मतलब क्या होता है? The concept of fiscally transparent used in the paragraph refer to situation where under the domestic law of contracting state the income or part thereof of entity or arrangement is not taxed at the level of entity, means entity tax नहीं भरेगी उस पे or the arrangement, but at the level of the person who have interest in that entity or arrangement. means partnership firm tax नहीं भरेगी, tax कौन भरेंगे? partner भरेंगे. For the purpose of this convention, the income derived by or through an entity or arrangement that is treated as wholly or fiscally transparent entity अंडर द टैक्स लॉ ऑफ आइदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मींस अगर वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी को इनकम होती है तो क्या वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी रेजिडेंट मानी जाएगी? मानी जाएगी, बट उतनी ही इनकम के लिए जितने उसके पार्टनर रेजिडेंट है उस कंट्री के. शैल बी कंसिडर्ड टू बी द इनकम ऑफ रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट. हाउएवर द सेम वुड बी ट्रीटेड एज इनकम only to the extent that the income is treated for the purpose of taxation by that state as the income of resident of that state. means उसके उस स्टेट के जितने रेजिडेंट है उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी. तो एक बात बताओ, मैं बोलूं यहां यूके बोलता है पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा, तो यूके तो सिर्फ बेटा ए और बी पे ही टैक्स लगा सकता है, ए और बी पे ही टैक्स लगा सकता है, सी पे तो यूके टैक्स ही नहीं लगा सकता. तो यहां पे वो है, वो जो फर्म है वो है रेजिडेंट मानी जाएगी यूके, बट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ 2 पार्टनर की इनकम के लिए. इन सिंपल वर्ड 2 करोड़ पे डीटीडबलए लगेगा, 1 करोड़ पे नहीं लगेगा. अब देखो क्या लिखा हुआ था जो हमने 2 बार पढ़ा था, समझना. फॉर द पर्पस ऑफ दिस कन्वेंशन
इनकम डिराइव्ड और थ्रू एन एंटिटी और अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मींस एंटिटी, फर्म वगैरह, that is treated as wholly or partly fiscally transparent under the tax law of either contracting state। अगर उसके थ्रू इनकम होती है, ट्रांसपेरेंट एंटिटी फर्म के थ्रू इनकम होती है, shall be considered to be the income of resident of contracting state। ये रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की, मतलब एक जो पर्सन रेजिडेंट है उसकी इनकम कितनी मानी जाएगी? ओनली टू द एक्सटेंट दैट इनकम इज ट्रीटेड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन बाय दैट स्टेट। मींस वो स्टेट कितनी इनकम पे टैक्स ले सकता है। तो एक बात बताओ, इस एग्जांपल में मेरे को बताओ यूके कितनी इनकम पे टैक्स ले सकता है? सिर्फ 2 ही करोड़ पे ले सकता है यूके भी टैक्स, बिकॉज यूके टैक्स लगाएगा वो पार्टनर के हाथ में लगाएगा, और पार्टनर कौन है? ए और बी है। तो ए और बी का जो इनकम होगा उस पे यूके टैक्स ले सकता है, तो वो कितने पे ले सकता है? 2 करोड़ पे। तो इस डीटीडब्ल्यूए का बेनिफिट सिर्फ कितने पे मिलेगा? 2 करोड़ पे मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो उसके बाद ये एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल वैसा ही है जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया है, तो आप इस एग्जांपल को देख लेना एक बार। सेम वैसा ही है जैसा मैंने इस एग्जांपल में आपको समझाया है, वो का वो। नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है, समझना बेटा। द कन्वेंशन शैल नॉट अफेक्ट, मतलब कन्वेंशन जो डीटीडब्ल्यूए बनेगा वो अफेक्ट नहीं करेगा किसको? द टैक्सेशन बाय कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ इट्स रेजिडेंट। मतलब एक बात बताओ, हर कंट्री अपने रेजिडेंट से टैक्स लेती है, जैसे अपन इंडिया वाले पूरे वर्ल्ड की इनकम पे रेजिडेंट से टैक्स लेते हैं। तो ये कन्वेंशन उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता कि आप रेजिडेंट से टैक्स नहीं लोगे। आप रेजिडेंट से टैक्स तो ले ही सकते हो, सोर्स वालों से कहीं कहीं पे आप डीटीडब्ल्यूए के हिसाब से नहीं ले सकते, बट रेजिडेंट वालों पे टैक्स तो ले ही सकते हो, except with respect of benefit granted under paragraph 3 of article 7 और paragraph 2 of article 9 और so and so। ये सब चीजें अपन आगे पढ़ेंगे तो आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। तो सिंपल सी बात, यहां का नोट देखो, नोट में क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 13 ऑफ यूएन एंड ओईसीडी मॉडल प्रोवाइड दैट विद द एक्सेप्शन ऑफ बेनिफिट ग्रांटेड अंडर सर्टेन आर्टिकल ऑफ दिस कन्वेंशन वुड नॉट अफेक्ट द टैक्सेशन। मतलब जो उस कन्वेंशन में दे रखा है उसको छोड़ के बाकी वालों पे तो टैक्स लगाएगा, रेजिडेंट कंट्री लेगा, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ इट्स रेजिडेंट। द इंटेंट ऑफ दिस सेविंग क्लॉज इज टू पुट एट द रेस्ट द आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट था कि दैट सम प्रोविजन एम्ड एट द टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट कुड बी इंटरप्रेटेड एज लिमिटिंग टू द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट टू राइट टू टैक्स इट्स ओन रेजिडेंट। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आगे जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप समझ में आता जाएगा। आप सिर्फ इतना अभी के लिए इतना समझ लो यहाँ पे कि भैया रेजिडेंट पे जो टैक्स लगाने का राइट है वो तो रहेगा ही रहेगा। रेजिडेंट पे टैक्स लगाने का राइट, किसी कंट्री का रेजिडेंट की इनकम पे टैक्स लगाता है वो तो रहेगा ही रहेगा। सोर्स पे लगाना है नहीं वो अपन उसके हिसाब से देंगे, और कुछ रेजिडेंट के लिए भी एक्सेप्शंस है जो इन क्लॉजेज में आर्टिकल में दे रखी है, वो आगे आ जाएगा। चलो हमने स्टार्ट क्या किया, हमने आज चालू किया मॉडल टैक्स कन्वेंशन। और मॉडल टैक्स कन्वेंशन में मैंने आपको बताया 3 मॉडल है, एक तो तुम्हारा ओईसीडी मॉडल, एक तुम्हारा यूएन मॉडल, एक तुम्हारा यूएस मॉडल। डेवलप्ड कंट्री के बीच में ओईसीडी, डेवलपिंग के बीच में यूएन, और तुम्हारा यूएस मॉडल वो उनके ओबामा वालों के लिए यूएस मॉडल करके, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं टोटल 7 चैप्टर है, और 7 चैप्टर में अगर मैं बोलूं कि 31 आर्टिकल है तुम्हारे किसमें, यूएन में, और 32 आर्टिकल है ओईसीडी में। उसके बाद में मैं आपको बताऊं प्रियम्बल है और टाइटल है। तो टाइटल में लिखा होता है डबल टैक्सेशन नाउ एंड ऑल दैट, प्रियम्बल में लिखा है कि ये ट्रीटी है, ये डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए है, ना कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि टैक्स ही ना लगे, या ट्रीटी शॉपिंग की अपॉर्चुनिटी देने के लिए नहीं है। ये क्लियरली प्रियम्बल में लिखा हुआ रहेगा। पहला आर्टिकल मैंने पढ़ाया पर्सन कवर, ये ट्रीटी किस पे लगती है, तो मैं बताऊं ये ट्रीटी है, ये ट्रीटी किस पे लगती है, रेजिडेंट पर्सन पे। मतलब पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए आइदर वन और बोथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, या तो एक या दोनों कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का रेजिडेंट है। अब एक और चीज समझना, यहां पे इंटरेस्टिंग पार्ट ये आता है कि अगर कोई एंटिटी है वो फिस्कली ट्रांसपेरेंट एंटिटी है, तो वो भी क्या बेनिफिट ले सकती है इसका, ले तो सकती है, लेकिन वो उतना ही बेनिफिट ले सकती है जितना उसके जो पर्सन है, मतलब जो उसके पार्टनर उस कंट्री के रेजिडेंट कितने हैं, उस कंट्री में उसके पार्टनर कितने रेजिडेंट है, मतलब वो कंट्री में उसकी कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, सिर्फ उतनी इनकम पे ही वो बेनिफिट ले सकती है। और लास्ट का पैरा नंबर 3 ये बोलता है कि ट्रीटी जो है वो रेजिडेंट्स रूल, जो मतलब भाई जो किसी कंट्री के पास राइट होता है कि रेजिडेंट से वो टैक्स लेंगे, उसको ये कम नहीं कर सकते। रेजिडेंट्स वालों के पास राइट रहता है विद सर्टेन एक्सेप्शंस करके, ठीक है। चलो डन, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे और कल इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। मैं ट्राई करता हूं कल कुछ केस स्टडी करवाने का साथ में, बट नहीं होगा तो भी इंटरेस्टिंग है, समझ में आता जाएगा रेजिडेंट्स कैसे, पी क्या होता है, बिजनेस इनकम कहां टैक्सेबल होगी। तो डोंट वरी, ये थोड़ा टॉपिक है, इसको मॉड्यूल से ही पढ़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेट आपको दोनों को इंटरप्रेट साथ साथ में करते जाना पड़ेगा। और इसके लिए इस बार इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बढ़िया काम जो किया है वो मैं बता दूं, यहाँ इंस्टीट्यूट की तारीफ कर रहा हूं मैं, तारीफ करनी भी चाहिए,
तो इंस्टीट्यूट ने ना पीछे समराइजर दे रखा है, बड़ा प्यारा समराइजर दे रखा है करके, ठीक है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मैंने जब देखा आज आज ही पता चला मुझे कि इन्होंने इस बार समराइजर दे रखा है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने ये समराइजर जैसे पर्सन कवर, तो ये वाले का एक समरी दे रखा है, आप इस समरी को रीड करके आओगे, छोटा सा है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो अभी तक हमने आर्टिकल 1 ही पढ़ा है, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे।